वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 27 दिसंबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं उसमें पीटी फैक्ट कौन सा न्यूज़ कवर किया गया उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी महत्वपूर्ण कमेंट में जो भी महत्वपूर्ण सुझाव वो सुझाव दे सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं। साथ ही साथ जो भी प्रश्न आपको पीटी फैक्ट पूछे जाते हैं उसका आंसर भी आप लोग को वहीं देना है। साथ ही साथ ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद एक कम्युनिकेशन ग्रुप होगा, आपको वहाँ भी इस दैनिक जागरण से रिलेटेड चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोग को बहुत सा टेस्ट अवेलेबल है। आपको टेस्ट भी आप दे सकते हैं बहुत ही लो प्राइस में, वो यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस का हो या जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम का हो, वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ दैनिक जागरण का आपको दैनिक जागरण के रिलेटेड की नोट्स अभी आपको ऐप पर ही अवेलेबल होंगे, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है आपको वहाँ पर न्यूज़ से रिलेटेड महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक स्लाइड है, बहुत कुछ प्राप्त होगा। और क्विज भी अब वहाँ पर आरंभ किया जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप लोग क्विज में शामिल होइएगा। तो चलिए, टेलीग्राम क्विज जो होता है, तो हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है आज उसके संदर्भ में। देखिए, कोविड गाइडलाइंस है, तो सबसे पहले तो आप लोगों से अनुरोध है, तो जितने भी कोविड गाइडलाइंस है उसमें आप लोगों को फॉलो करना है। जो भी सरकार बताती है उसके अनुसार काम कीजिएगा और एक सजग नागरिक की तरह अपना व्यवहार कीजिएगा। किंतु परंतु नहीं करना है, नहीं स्थितियाँ फिर बिगड़ेगी। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग इस गाइडलाइंस का फॉलो करना है। दूसरा, देखिए, मैं लगातार आप लोगों को कुछ न्यूज़ कवर कर रहा था, कुछ दिनों से मैं बता रहा था कि भारत का मांग अब वैश्विक स्तर पर भूमिका चेंज हुआ है, मांग बढ़ा है। तो लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत किस रूप से उभर कर सामने आएगा, उसको मैं लगातार आपको कुछ न्यूज एनालिसिस में कर रहा था। देखिए, अब स्पष्ट तौर पर किसी देश का राष्ट्रपति, प्रमुख देश का प्रमुख यह बात बोल रहा है कि हमें अब क्या क्या चाहिए। भारत मोदी से यूक्रेन में शांति के लिए मांगा सहयोग। देखिए, उसमें कुछ चीज़ें, कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, लगातार ये चेंज हो रहा है और ये शिफ्ट भारत के तरफ हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बताया था ना कि लोकतांत्रिक के जो स्वरूप का जो विस्तारीकरण है, भारत की वर्तमान सरकार ने बेहतर तरीके से किया है। अब किसी मुद्दे को बेहतर तरीके से आपको यूरोपीय मीडिया में बोलना, यूरोपीय मंचों पर बोलना, भारत यूएन के मंच पर बोलना और एक समर्थन प्राप्त करना विश्व का, यह एक अलग कदम लेकर आया भारत के पक्ष में। और इसी के संदर्भ में देखिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या है, वोलोदिमीर जेलेंस्की, सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर इस बात पर अपने देश के शांति स्थापित करने के सहयोग की मांग की है। तो सबसे पहले एक तो क्वेश्चन आप लोग बताइए कि जो राष्ट्रपति है यूक्रेन के, राष्ट्रपति बनने से पहले ये कौन सा कार्य करते थे। देखिए, मेरे किसी फ्रेंड का, रविशंकर जी को आप लोग जानते हैं, उनके इंटरव्यू में इनसे पूछा गया था। तो ये बताइएगा कि ये किस पद पर पहले क्या क्या काम करते थे, इनकी पेशा पेशा क्या थी। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे एक सवाल रवि जी से किया गया था कि हम्म, कोई शासक मजाक में इतनी बड़ी आपदा में किसी देश को झुक सकता है, उनसे ये प्रश्न पूछा गया था। तो मजाक के संदर्भ में तो इनका एक पेशा है, उस पेशा क्या है तो आप लोग सर्च करके बताइएगा, तो थोड़ा सा उसके आगे हम लोग बात करेंगे। और भी क्वेश्चन कुछ उनसे पूछा गया था इनके संदर्भ में, पर इनके पेशा से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था, क्या ये काम करते थे राष्ट्रपति बनने से पूर्व। तो चलिए, उसी में जेलेंस्की ने ट्वीट कर, उसके बाद बात वार्ता हुई, उसके बाद ट्वीट करके वो राष्ट्रीय जो G20 सम्मेलन है उसके संदर्भ में बातें की गई, शुभकामनाएं दी। पर एक बात यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को स्पष्ट किया इनके द्वारा कि जो भी शांति यूक्रेन यूक्रेन में शांति स्थापित करने में भारत के सहयोग चाहता है और इसमें भारत की भूमिका स्वागत करूंगा। मैंने यूक्रेन की जो मानवीय सहायता भारत ने दी है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए सहयोग और आभार व्यक्त किया है, उसके संदर्भ में बातें की गई। यहाँ पर देखिए, कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को याद रखना है। जो वर्तमान सरकार है हमेशा यूक्रेन में शांति की वकालत की है, संयुक्त राष्ट्र में भी भारत के शांति के साथ होने की बात की है।
हालांकि पूर्ण समर्थन नहीं किया, ध्यान रखिएगा, ये भी चीज़ें आप लोग को याद रखना। यूएन के मंच पर थोड़ा सा अस्पष्टता की नीति थी, पर बाह्य मंचों पर भारत ने इस पर पुरजोर समर्थन किया है कि वर्तमान में क्या है कि युद्ध का युग नहीं है। उसी के संदर्भ में चीज़ों को समझिएगा, और उस पर चर्चा मैं बहुत दफ़ा कर चुका हूँ। सितंबर में जब सरकार मिली थी, मोदी सरकार, मोदी मिले थे उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति के पुतिन, जो रूस के प्रधान राष्ट्रपति है पुतिन, आमने सामने की वार्ता में यह समय युद्ध का नहीं है बल्कि बातचीत का विवाद निपटाने का है। तो मोदी के इस कथन के अमेरिका सहित विश्व की प्रशंसा की थी, विश्व ने ये प्रशंसा की थी। उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि अब भारत उन स्थितियों में पहुंच चुका है जहां पर राष्ट्र इसे सुनता है, अर्थात अन्य राष्ट्र जो है इसे सुनेगा कि हाँ ये क्या कह रहा है। और जैसे G20 सम्मेलन होने वाला, बहुत से ऐसे मंचों पर भारत ने अपनी प्रतिबद्धता पिछले वर्ष की तुलना में और भी बढ़ा लिया, अपना कद और भी बढ़ा लिया है। तो अब क्या होगा कि भारत एक नेतृत्वकर्ता देश के रूप में उभर कर सामने आएगा। अगले 10 से 15 साल या 20 साल में मान के चलिए हम उन P5 के श्रेणी में होंगे शामिल, जहां पर नीति निर्माण किया जाता है वैश्विक रूप से। तो ध्यान रखिएगा, हम उन सुरक्षा समूहों में होंगे, अर्थात यूएन के उस सुरक्षा संगठनों में होंगे जहां पर विश्व के लिए निर्णय निर्धारित किया जाता है, जो है ना वीटो शक्ति पावर जो देश कहा जाता है जिसको, उन P5 देशों में हम लोग शामिल होने वाले हैं अगले 10 से 15 साल, 20 साल आपको लगेगा इस समय। और हम वैश्विक रूप से नेतृत्व करेंगे, और इस P5 में सबसे महत्वपूर्ण देशों की श्रेणी में आने वाले हैं। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि भारत उस ओर स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, अपना कद धीरे धीरे ना ऊंचा कर रहा है, कद बड़ा कर रहा है। ध्यान रखिएगा, आने वाले कुछ वर्षों में यह स्थिति होने वाली है। वो 10, 15, 20 साल में जो कर रहा, हो सकता है सरकार की नीतियाँ और भी अट्रैक्टिव रहे और भी वैश्विक रूप से मान्यता मिले, या G20 सम्मेलन में अपनी उपयोगिता को साबित कर सके, तो ये समय और भी जल्दी आ सकता है। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट इस जो दर से बढ़ रहा उसका आंकड़ा बता रहा हूँ कि अगले 20 साल के अंदर, 15-20 साल के अंदर भारत एक प्रमुखता के रूप में देश में जानेगा। पर वर्तमान सरकार है या इसके बाद की सरकार जो भी आए, अगर इसी तीव्रता को बढ़ाकर रखे या इससे थोड़ा सा भी स्पीड कर दे अपना नीतियों को वैश्विक रूप से सहयोग के संदर्भ में, तो भारत जल्द ही जल्द P5 के जो कॉन्सेप्ट है उसमें शामिल होगा, उसमें प्रमुखता के रूप में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा। अब इसी में देखिए कि भारत इसमें सक्रिय जो भूमिका निभा रहा है। अदृश्य शक्तियों की बात मैं करता हूँ ना, बाद में आइजनहावर का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था, याद होगा आप सभी लोगों को, जिसमें अदृश्य शक्तियों की बात की। देखिए अब रूस यूक्रेन के मामले में अदृश्य शक्तियां काम करने लगी, अर्थात शांति बहाली के लिए अदृश्य शक्ति आप दोनों तरफ से, यूक्रेन की तरफ से भी और रूस की तरफ से भी, इन दोनों के बीच शांति बर्ताए करने के लिए दोनों के साथ है ना अदृश्य शक्तियां काम कर रही है। कि अब है ना, आप लोग का हो गया, बहुत दिन चल लिए आप लोग, अपना शक्ति प्रदर्शन कर लिए, अब वैश्विक रूप से चीज़ों को है ना संभालने की जरूरत है। तो इसमें अदृश्य शक्तियां जो, उसमें भारत भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के पुतिन से ही नहीं, बाइडेन से भी बेहतर दोस्ती है, रिश्ते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और हम उन दोनों से बढ़कर क्या है कि हम रक्षा निर्यातक इन दोनों देशों का है, अर्थात रक्षा मिलों के उत्पादन को मंगाते हैं, अर्थात हम आयातक इन दोनों के लिए बेहतर है। उनके देश से हम चीज़ों को खरीदते हैं और वहाँ से वो लोग हमें निर्यात करते हैं। तो दोनों से हम बार्गेनिंग इस मुद्दे पर कर सकते हैं। देखिए बातें, चीज़ें ये सब बोली नहीं जाती, करी नहीं जाती, सामने दिखता नहीं है, पर पर्दे के पीछे यही सब बातें होती है। ध्यान रखिएगा। हम उसे, मान लीजिए रूस को हम कैसे समझाएंगे, या तो अमेरिका को हम कैसे समझाएंगे कि इस मुद्दे पर हम वैश्विक रूप से कैसे कंट्रोल कर सकेंगे। तो जब हम नेतृत्व करेंगे ना, तो इसमें क्या करेंगे, बार्गेनिंग सिस्टम डेवलप करेंगे और लॉबी जो क्रिएट करने की मैं बात लगातार करता हूँ। भारत लॉबी क्रिएट कर सकता है इस संदर्भ में, क्योंकि दोनों देशों को भारत की जरूरत है, क्योंकि हथियार दोनों को बेचना है। और सबसे बड़ा खरीदारों की श्रेणी में भारत भी आता है शामिल, आपको पता ही होगा सभी लोगों को। अगर कोई भी उन्नत हथियार अमेरिका को बेचना है तो सबसे पहले भारत की ओर देखेगा, और रूस को भी बेचना है सबसे उन्नत हथियार तो भारत की ओर देखेगा। तो दोनों के लिए गोल्डन कंट्री है। तो धानी इसको किसी भी तरीके से नाराज नहीं करना चाहेगा, इसकी बातों को कुछ हितों को संदर्भ में रखते हुए कर सकता है। बहुत दफा ऐसा हुआ है विगत कुछ वर्षों में, ध्यान रखिएगा। तो अपनी नीतियों के संदर्भ में लोग चेंज किए हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जब बार्गेनिंग सिस्टम डेवलप करेगा इंडिया अदृश्य शक्तियों के संदर्भ में, तो ये भी कर सकता है। तो इस शर्त पर भी चीज़ें
मॉडरेट हो सकती है, पर ये स्पष्ट रूप से कहीं नज़र नहीं आएगा, दिखेगा नहीं, पर हो सकता है ऐसा ही प्रवृत्ति अपनाया जाएगा और आने वाले कुछ ही दिनों में आप लोगों को पता चलेगा, 1-2 15 दिनों के अंदर ये सब चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी। अमेरिका सहित पश्चिमी जो देश है, लोकतांत्रिक देश भारत के मध्यस्थ बनाना चाहते हैं। मैं आपको क्या बोला था, लोकतांत्रिक जो भारत का स्वरूप है, जहाँ पर निर्बाध लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट है। तो याद रखिएगा, निर्बाध कहने में लगातार कोई सत्ता हस्तांतरण जो भारत में होता है उसमें स्वच्छ जो प्रक्रिया है, इसने लोकतंत्र को और बेहतर मजबूत तरीके से विश्व के सामने रखा है। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जहां लोकतंत्र के लिए है ना लड़ाइयां लड़ी गई हैं। जिस संदर्भ में गृह युद्ध के संदर्भ में देखिएगा, विश्व का कोई देश ऐसा नहीं है जो भारत को से छोड़कर जहां पर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए एक सत्ता परिवर्तन तो होता है, पर उसी दिन में गृह युद्ध का स्थिति उत्पन्न हो गया। भारत में ऐसी स्थिति आज तक नहीं उत्पन्न हुई, ध्यान रखिएगा। यही इसकी सफल प्रवृत्ति है ना, अन्य राष्ट्रों के संदर्भ में, अन्य लोकतांत्रिक देशों के संदर्भ में अलग कर देता है, और यही चाह रहा है कि ये इन दोनों मामलों में लोकतांत्रिक देश भारत को मध्यस्थ बनाना चाहता है, न कि साम्यवादी देश। क्योंकि देखिए, हाल ही में कुछ दिन पहले चीन भी इस मुद्दे पर सामने आता है, अब बोलता है कि रूस को मैं बेहतर तरीके से मॉडरेट करके वैश्विक शांति स्थापित करने की बात कर सकता हूँ, पहल कर सकता हूँ। पर विश्व और यूक्रेन का रास्ता किधर, रुख किधर है, भारत की ओर, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस पर अधिक विश्वास किया जाता है, इसके नीतियों पर अधिक विश्वास किया जा सकता है, इसलिए भारत की तरफ जाएगा। और ये शांति स्थापना पर यह भारत का भरोसा करने की दिखाना चाहता है, न कि अमेरिका विरोधी चीन पर। ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, फैक्टर है कि चीन का विरोध अमेरिका है, अमेरिका चीन का विरोध, दोनों एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं और वर्तमान आर्थिक संदर्भ में। तो इसलिए है ना, चीज़ों को और डिस्प्यूट नहीं बनाया जाए, तो इसलिए भारत एक सबसे न्यूट्रल और परफेक्ट देश है इस मुद्दे पर आपको वैश्विक समझौता कराने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले दिनों में भारत का कद और 2-5 स्टेप ऊपर हो जाएगा। अभी मान लीजिए कद यहाँ पर है ना, तो आने वाले 2-4 दिन में ऐसे हो जाएगा, आने वाले साल में ऐसे बढ़ेगा, इसी तरह इसका कद धीरे धीरे बढ़ेगा। आप मान लीजिए G20 सम्मेलन को हो जाने दीजिए, वैश्विक इसका निष्पादन हो जाने दीजिए, यह कुछ लेसन देगा, याद रखिएगा, लेसन यह देने वाला है वैश्विक रूप से, क्योंकि लगातार भारत की जो बैठकें हो रही हैं, वहां से कुछ बातें उभर कर सामने आए। पहले हुआ करता था, विश्व क्या सोचा करता था, समग्र विकास से पहले राष्ट्रीय हित को प्रबलता से देखा जाता है। अभी भी देखा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा जाता है, पर राष्ट्रीय हित सबसे प्रमुखता से देखना को मिल रहा है। पर भारत जब से समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेहतर नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर सामने आया है, तब से राष्ट्रीय हित के जगह वैश्विक साझा हित डेवलपमेंट हुए हैं। ध्यान रखिएगा, लक्ष्य इन्होंने बनाया है। वो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बात की जा रही, या वैश्विक यूएन में संशोधन की बात की जाए, उसके संशोधन के कार्य के जो मुद्दे दिए गए उसकी बात की जाए, एसडीजी गोल के संदर्भ में भारत की प्रतिबद्धता की बात की जाए, ग्लोबल वार्मिंग में भारत की प्रतिबद्धता की बात का, वहाँ सभी मंचों पर इसने भारत ना वैश्विक संस्कृति, वैश्विक साझा विकास की बात की है। तो इस संदर्भ में भारत का कद लगातार बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि इसके संदर्भ में और भी विस्तृत चर्चा चाहिए। किसी शब्द के संदर्भ में अगर नहीं आपको लग रहा हो कि शब्द नहीं समझ में आया, तो क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए, मैं आपको उस दिन भी बताया था जब इतिहास के संदर्भ में बातें की गई थी, तो कुछ गलतियां इतिहास में हो चुकी है कुछ इतिहासकारों के द्वारा, और जो कुछ व्यक्तिगत कारणों से भी हो सकता है और राजनीतिक दबाव में भी हो सकता है। मैंने उस दिन भी बताया थे, जो गलतियां हो जाती है उसको सुधारे जाने की प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक ना। उसके लिए कोई है ना, आपको किसी धर्म विशेष या किसी खास पंथ या किसी खास विचारधारा को दुख होने की बात नहीं है। ऐसा इतिहास में होता रहा है और होता भी रहेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि वर्तमान सरकार जो है इतिहास को बदलने का प्रयास कर रही है तो इसका निजी स्वार्थ होगा, ठीक ना। एक हित हो सकता है इसका, पर एक कारक नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, जब तक हम समग्र इतिहास को अपने रूपों में नहीं देखेंगे ना, वास्तविक रूपों में, तब तक चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी। उसी संदर्भ में मैंने पिछले आर्टिकल में भी बताया था आपको क्यों ज़रूरी है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ऐतिहासिक रूप से हमने किन किन गलतियों को किया है जो नहीं होना चाहिए था। देखिए,
मुगल या उससे पूर्व की जो भी शक्तियाँ हमारे देश में आ रही है, अंग्रेज है ना, अंग्रेज दोनों है, मुगल अंग्रेज रहे ना उससे पहले बहुत से हिंदू राष्ट्रों के शक्तियाँ रहा करती, शासन करती थी। इन दोनों ने क्या किया है कि हमारे देखिए, किसी देश के मुगल भी बाहर से आए थे। अभी किसी को बुरा लगाने की बात है, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ पहले उसको सुनिएगा, समझिए, तो आगे बातें कीजिएगा। भारत में अन्य कोई भी रहा है, क्या किया है, वो भारतीय रूप से रहा है, तो यहाँ पर बदलाव ये नहीं किया है अपने संस्कृति, अपने अपने चीज़ों में कि हमको यहाँ शासन करना। मान लीजिए मगध का शासन ले लीजिए आप, मान मान के चलिए, या तो फिर दक्षिण का चोल चैर और ये सब साम्राज्य की बात कर लीजिए आप। तो वहाँ पर क्या किया इन्होंने, संस्कृति को, अपने लोगों को, अगर अपनी नीतियों को लागू करने के लिए यहाँ की संस्कृतियों में नहीं चेंज किया है, नहीं किया है। वहाँ के जो संस्कृति चली आ रही थी उसी में कुछ अलग काम करने का प्रयास किया प्रत्येक शासक के द्वारा, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट को डेवलप किए गए हैं। पर मुगल और अंग्रेज बाहर बाहर के क्षेत्रों से आए थे भारत की भूमि पर, तो इन्होंने क्या किया, अपनी संस्कृति को भारतीय दशा में लाने के लिए क्या किया कि नए नए सांस्कृतिक बदलाव किए। आपको नए नए सांस्कृतिक बदलाव किए, नए नए नीतियों को लाया, संस्करण कॉन्सेप्ट को लाया, अर्थात जो जातियों का संस्करण होता है, शादी विवाह का कॉन्सेप्ट होता है, उसको लाया। साथ ही साथ जो हमारे पुरानित ऐतिहासिक साक्ष्य थे उसको मिटाने का काम किया है। और साथ ही साथ धार्मिक विचारधारा में बदलाव के लिए अपने धार्मिक स्तर को बढ़ावा दिया है। इन दोनों दोनों वर्गों में देख सकते हैं, अंग्रेज के द्वारा भी किया गया था, मुगलों के द्वारा भी किया गया था। यह कारण क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है। सोच के देखिएगा, अगर मान लीजिए हम लगातार मार काट करके शासन करता ये दोनों मुगल और अंग्रेज, तो क्या एक समय ऐसा नहीं आता जो विरोध हम 1857 में देखने को मिला, फिर उसके बाद लगभग मान के चलिए 1900 कांग्रेस की स्थापना 85 के बाद आपको चीज़ें देखने को मिलती है। और जब 1906 होता है, बंग भंग आंदोलन 5 में होता है, उसके बाद स्थितियाँ, हम लोग स्वतंत्रता के प्रति सजग होते हैं। तो मान लीजिए जब ये लोग जब शुरू में आए थे, अगर सांस्कृतिक बदलाव नहीं करते, धार्मिक बदलाव नहीं करते, केवल मार काट और इसके आधार पर सत्ता परिवर्तन करते, लोगों में अपना भय, तो कितने लोग बर्दाश्त करते। एक दिन याद है ना आप लोगों को, मैंने बताया था स्वतंत्रता सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मानव का। अगर किसी किसी को जबरदस्ती किसी पिंजरे में बांध कर रखिए, वो उतना ही जल्दी निकलने का प्रयास करेगा। ईरान के मामले में मैं बताया था आपको, वही कॉन्सेप्ट इन लोगों के भी साथ था। तो इन्होंने क्या किया, चतुराई के साथ क्या किया कि इन्होंने धार्मिक बदलाव किए, धीरे धीरे धार्मिक सांस्कृतिक बदलाव किए, इनके संस्करण कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, लोग शादी विवाह की कि लगे यहाँ के लोगों को कि हम आपके साथ हैं। आप अंग्रेजों में भी देखिएगा, उससे पहले मुगलों में भी देखिएगा, या दिल्ली सल्तनत में भी आप ये सब चीज़ों को देखिएगा। तो ये कारण था कि विरोध का कारक ना बने, जो भी हम लोग कर रहे हैं इसका कारण विरोध का कारक ना बने। जब लोग समझने लगे, सांस्कृतिक बौद्धिक रूप से जब अपने आप को सजग होने लगे, तब इसका विरोध हुआ। तब तक इन लोगों का काम हो चुका था। बाहरी संस्कृति हमारे यहाँ रम गई थी हमारे संस्कृति के साथ। और आज ऐसी हालात है, कुछ ऐसे कट्टर कट्टर जो वर्ग है, जो मुगलों को है ना, क्या करता है, मुगलों को अपना वंशज मानता है। पर ये नहीं समझ में आता है कि जब जब चीजें बदल रही थी, तो उससे पहले भारत में कौन सी संस्कृति थी, कौन सी संस्कृति थी भारत में। और जो भी भारत में लोग हैं वो संस्करण है। आप उनका डीएनए चेक कीजिएगा, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो ह्यूमन डीएनए प्रिंटिंग होता है, तो उसमें देखिएगा भारतीय अंश आपको होगा, संस्करण आपको होगा। एंग्लो इंडियन कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था पहले, उसमें एंग्लो इंडियन होगा। तो देखिए भारतीय जो है ना, भारतीय संस्कृति कुछ और ही थी। इसी के संदर्भ में चीजें लगातार क्या हो रही है, इतिहास बदलने को पढ़ाने की बातें यहाँ की गई है। तो ध्यान रखिएगा, परंपरा हमारे यहाँ क्या है, क्या थी, और उसे क्या क्या रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इतिहास में ये चीजें बदलाव हुए हैं, तो इसको ही समझने की जरूरत है। बाकी चीजें देखिए, होता क्या है कि हम बौद्धिक रूप से क्या मान रहे, वो अलग बातें हैं। आप मुगल वंश को मान रहे हैं, या तो इंग्लो इंडियन को मान रहे हैं, या भारतीय संस्कृति को मान रहे, आपके व्यक्तिगत पहचान हो सकती है, पर राष्ट्र का पहचान कैसा होना चाहिए, मैं ये बातें कर रहा हूँ। राष्ट्र का पहचान आपको किस संदर्भ में देखना चाहिए, किस
आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, और इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको न्यूट्रल रहना है। आप हिंदू से हो, मुस्लिम से हो या कोई अन्य पंथ से हो, ध्यान रखिए न्यूट्रल रहना। एक एस्पिरेंट के तौर पर आपको चीज़ों को समझना है। यहाँ पर किसी प्रकार के राजनीतिक द्वेष नहीं रखना है, राजनीतिक बातों को आगे नहीं बढ़ाना है। और खासकर आप लोग सभी एस्पिरेंट को, खासकर उन लोगों को जो इस प्रकार के धार्मिक विचारधारा को ज़्यादा महत्ता देते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर एस्पिरेंट है, यूपीएससी और स्टेट पीएससी का एस्पिरेंट है, तो अपने विचारों में है ना क्या लाना है, तारतम्यता लाना है, अच्छा लचीलापन लाना है कि हम किन विचारों को एडॉप्ट कर सकते हैं, किन विचारों को हम बेहतर तरीके से एक बेहतर समाज बनाने में निर्माण कर सकते हैं। आपका व्यक्तिगत राय कुछ भी हो सकता है, आप प्रधानमंत्री की ही बात मान लीजिए ना, इस चीज़ों को समझिएगा। इनकी व्यक्तिगत आस्था हिंदू में है, पर सार्वजनिक मंचों पर कभी अन्य धर्मों के खिलाफ कभी बोले हैं? तो ये एक क्या है, कार्यपालिका के अंग है ना। ये चाह के भी है ना किसी खास धर्म को या किसी खास पंथ का ना बढ़ावा दे सकते हैं, ना विरोध कर सकते। हाँ, ये पर इनके कार्य कारण से ये स्पष्ट हो सकता है ये किस और झुके हुए, या अन्य प्रधानमंत्रियों के बारे में बात किया जा सकता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि कार्यपालिका है ना क्या करता है, कि कार्यपालिका चाह कर भी चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर पाती, पर उसको क्या रहना, न्यूट्रल रहना है हर मामले में। आपके लिए भी यही चीज़ करना है। और जो बातें मैं कल आपको बताया था उसी के संदर्भ में बातें की गई थी कि इतिहास कैसे बदला जा रहा है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। जो सिख संप्रदाय के संदर्भ में बाल दिवस, बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, बाल बलिदान दिवस, उसी के संदर्भ में बातें की गई है। बहुत से लोगों से मैंने कल प्रश्न पूछा था, लगभग सभी लोग जो रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं, वो रुचि जी हो, अनीता जी हो, आनंद जी, रुचि जी हो, अनीता जी और रूबी जी, साहिबा जी, और भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो रेगुलर मैसेज करते हैं और उनका आंसर देते हैं। उन लोग, अब वो लोग मान के चलिए आप लोग का सिलेक्शन आज न कल जरूर होने वाला। लगातार आप प्रयास कीजिए, आप में निखार ही आएगा। और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो समझ के देखिएगा कि आप चीज़ों को किस रूप से देखना चाहते हैं। यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा, और आप प्रश्न देखे हुए, न्यूज़ को देखे हुए, न्यूज़ को भी आंसर गलत करके आइएगा। जो लगातार प्रयास कर रहा है, जो सर्च कर रहा है, चार बातें और भी सीख रहे होंगे ना। और स्पष्ट देखिए, कुछ दिन पहले ही कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूँ अनीता जी का और रुचि जी का। मैं डाटा एनालिसिस कर रहा था कुछ वक्त पहले ही। देखिए ध्यान रखिएगा, या तो रूबी जी की मैं बात करूँ, और भी स्टूडेंट है, बहुत से स्टूडेंट है, मैं उनका डाटा एनालिसिस कर रहा था, तो उनमें देखने को मिला है उनका ग्रोथ कम से कम है ना 68 से 70% ग्रोथ उनका, जो पहले मैसेज उनका आया करता था टेलीग्राम पर, क्वेश्चन जो क्वेश्चन के आंसर होते थे, जिस प्रकार की शैली होती थी, उसमें लगभग 78 से 72% का बढ़ोतरी देखने को मिला है। किस प्रकार कि उनकी भाषा में शुद्धता आई है, ध्यान रखिएगा, भाषा में शुद्धता आई है। एक डाटा आप लोगों को देखने को मिला। दूसरा, आंसर का जो मोटो है पूछा जा रहा है, उसको समझने की कोशिश इन्होंने किया। तो देखिए, यही क्वेश्चन आपको आंसर एग्जाम में लिखना होता है। भाषा की शुद्धता होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और सीमित ही होनी चाहिए ना। ऐसी बात आपको ध्यान रखें। 3 चीज़ें आप लोगों को एग्जाम हॉल में करना है मेंस में। और मेंस में जो ये 3 चीज़ें लोग करके आता है ना, तो उसी का सिलेक्शन होता है। और जो लोग लगातार कर रहे हैं वो विश्वास मानिए इसी पैटर्न पर सिलेक्शन भी होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए, एक विवाद जो आपको अयोध्या मामले में आया था, यहीं पर मैं बात आपको बोल रहा था। जो चीज़ें सत्य है, चीज़ है, उस पर है ना विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। मैं आपको पहले भी बोलता था कि भारत में क्या है, वाद है, प्रतिवाद है, पर संवाद का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मैं आपको बोलता था ना, संवाद का कॉन्सेप्ट कब था, प्राचीन काल में जब हुआ करता था। जैसे नचिकेता और भी वाद आपको देखने को मिलता है। उसके बाद कनिष्क काल में वाद आप लोग को देखने को मिलता है। संवाद का कॉन्सेप्ट है ना। तो कितने संवाद भारत में आपको इतिहास में पढ़े हैं आप लोग को, क्वेश्चन में आप लोग आंसर बताना है। जैसे निचित निचित के मोर के साथ कौन सा संवाद हो रहा था, या कनिष्क का जो शासक था उस समय कौन सा संवाद हुआ था। ये सब महत्वपूर्ण संवाद का कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग बताइएगा, ये उसका नाम आप लोग को पता है, तो मैं विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। तो उसी संवाद, देखिए, पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए लोगों के बीच, हम समाज के प्रति मेरा दायित्व क्या है। व्यक्तिगत रूप से आपका दायित्व क्या है वो अलग मैटर है। व्यक्तिगत आपकी हित क्या है वो अलग मैटर है, पर सामाजिक दायित्व और सामाजिक कॉन्सेप्ट के तहत आपके क्या दायित्व है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यह किसी से छिपा हुआ है कि भारत में जो मुगल
दिल्ली सल्तनत है या तो मुगल सल्तनत जो थी वो बाहर से आया है, ये सत्य से परे है, सत्य है ना, ये सभी लोग मानते होंगे। हालांकि ये इन्होंने रहते रहते भारतीयकरण इनका जरूर हो गया है, इनके अलग जो कॉन्सेप्ट थे, अलग राष्ट्रों से आए, उनकी रीति रिवाज अलग थी, तो इनका भारतीयकरण हो गया, अलग मैटर। उसका कारक कुछ और ही रहेगा, हिस्ट्री के क्लास में आप लोगों को समझाया जाएगा कि इसका कारण क्या था कि भारतीयकरण इन साम्राज्यों का, इन लोगों का भारतीयकरण हो गया और ये भारत से कभी वापस गए ही नहीं। तो ये चीज उस समय समझिएगा, कुछ ऐसी आकृतियां रही होंगी उससे पहले ना, मान के चलिए ये ऐसा आकृति है, मान लीजिए, एक सेकंड में मैं फिर से, इंडिया है ये, ठीक ना, अरब कंट्री ऐसे मान लीजिए, अरब कंट्री है ना, ये अफ्रीका हो गया। अब इधर से लोग आ रहे हैं, मान के चलिए, इसमें पाकिस्तान उस समय था, आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत से ऐसे आकृतियां होंगे जो पहले से भारत में उन्नत रहे होंगे, सांस्कृतिक रूप से रहे होंगे ना, इस चीज को सभी लोग मान रहे हैं। अब ये बाहरी लोग आए, मान के चलिए, अपना भारतीयकरण करने के दौरान कुछ वर्षों तक भारत में रहे, सत्ता इनके पास आई, सत्ता जिसके पास रहता वही सत्ता का अभ्यास करता, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है। तो सत्ता जिनके पास है, सत्ता का अभ्यास वो कर रहे हैं, और वो अभी लोकतांत्रिक स्वरूप है भी नहीं, जबकि राजतंत्र था, तो वो तो खुले छूट पर चीजों को कर रहे होंगे ना। तो और मैंने आपको भी बताया कि किसी भी संस्कृति में अगर बदलाव करना है तो उसको क्या करना है, धार्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से बदलाव करो। तो ऐसे अवसर देखने को मिले कि भारत जो हिंदू धर्म स्थलीय था वहां पर चीजें की गई। हालांकि एक पार्ट उसका ये भी है, एक पार्ट उसका दूसरा भी है कि उन्होंने बेहतर काम भी किया, पर जो काम बुरा रहता है उसको लोग नेगेटिव वर्क को ज्यादा न प्रमोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, उसका ज्यादा चर्चा होगा, पॉजिटिव बातों का कम चर्चा होता है। यहाँ पे ये चीज समझिए आप लोग। तो यहाँ पर ये चीज देखना है कि कुछ ऐसे स्थल है जहां पर जबरदस्ती के साथ चीजों को थोपा गया है ना, उसी में देखिएगा अयोध्या का मामला आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको मथुरा का मामला देखने को मिलेगा, या अन्य धर्म स्थलों के मामला में देखिएगा। आप 2.5 दिन का झोपड़ा जाके देखिएगा, नेट पर सर्च कीजिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक ना, 2.5 दिन का झोपड़ा, यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको चीजें स्पष्ट हो जाएगी। बताइए कौन सा ऐसा टेक्निक था जो पूर्व में नीचे से मंदिर के पार्ट है, ठीक ना, मंदिर के पार्ट है, ऊपर एक आपको मजार बना दे। तो ये मजार का जो कॉन्सेप्ट बना देने से क्या ये पूरा स्थल मजार हो गया? सोच के देखिएगा। तो अब इस पर कोई बहस करेगा कि नहीं, ये मुस्लिम धर्म के आस्था का प्रतीक है। तो पहले तो आपने क्या कहते हैं, मुस्लिम वर्ग में जहां तक मैं जानता हूं ये है कि वो पूरा दूसरा स्थल पर अगर बना दिया जाए किसी और भी स्थलों पर, तो वो क्या कहते हैं, अशुद्ध माना जाता है, जहाँ हम लोग के कॉन्सेप्ट में उसे अशुद्ध माना, वो पाक नहीं होता है। तो फिर ये कैसे पाक हो गया, इसके लिए विवाद आप लोग कैसे कर रहे हैं? तो ऐसे ही अन्य धर्मावस्थलियों में ना, अब मान लीजिए चीजें स्पष्ट है, बताया जा रहा है कि नहीं, हमने ये फुहारा वाला जो कॉन्सेप्ट था मैंने आप लोगों को बताया था, हाल ही में विवाद उठा था। देखिए विवाद क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विवाद का स्वरूप क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप कभी स्पष्ट रूप से समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भारतीय संस्कृति पहले से थी, उस पर बाहरी आके लोग है ना अपने स्थाप को स्थापित किया गया अपने सत्ता के अभ्यास के क्रम में। तो प्रत्येक मुस्लिम समुदाय के वर्गों का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि जब सत्ता उनका समाप्त हो गया, आज हम भारतीय रूप में रह रहे हैं, लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, जो भी अतिक्रमण किया गया है उसको स्वेच्छा से ना टेक ओवर दिया जाए, इन लोगों को बाय इज्जत बताया जाए कि हमने, हमारे पुरखों ने ऐसी गलतियां की है, उसको सुधारा जाए। नहीं तो देखिए होता क्या है ना कि विवाद का स्वरूप चेंज हो जाएगा, कभी भी विश्वास कायम नहीं हो पाएगा दो दो पंथों के बीच। तो इसलिए मैं लगातार बोलता हूं कि मैं आपको क्या बोला था, कभी बताया था ना, अपने पर्सनल डिस्प्यूट में दो विषयों के बीच पर्सनल डिस्प्यूट है ये ना, इस प्रकार से उसमें राज्य की कभी भी एंट्री होगी ना तो वो अपने शर्तों पर लेकर आएगा। आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया पॉलिटी की क्लास में, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ज्यादा बेहतर होगा कि दोनों पक्ष क्या करिए, एक संवाद करिए, और संवाद करने के बाद एक मंच क्रिएट कीजिए, और उसके बाद जो भी चीजें हस्तांतरण हुई हैं उसको स्वेच्छा से एक दूसरे से दे दीजिए। इसमें देखिए किसी पंथ का ना ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम पंथ क्या कहते हैं कि उनका जो वर्चस्व है या तो उसका जो
वैल्यू है भारत में कम हो जाएगा, इस प्रकार से उनका जो मानसिक जो कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट है, वो कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। इससे क्या होगा, दूसरे पंथ में आपके प्रति और भी बेहतर इज्जत डेवलप होगा, सोसाइटी में और बेहतर तरीके से लोग मिलजुल कर रहेंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और किसी भी तरह देखिए, आपने भारत में रहने का निर्णय 1947 में ही कर लिया है, तो भारतीय हित सबसे इम्पोर्टेंट होने चाहिए, ध्यान रखिएगा यह। अब भारतीय हित में सभी को मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। अब देखिए, किसी नेता के है ना बहकावे मत आइए। सीधा से एक नेता होता है, रोटी सेकता है, वो रात दिन में रोटी सेकेगा, रात में जाके है ना सभी पार्टी एक दूसरे के साथ मिलकर ना उसी रोटी से ना चपाती से बना के ना बिरयानी खाएंगे लोग, और जो जो भी आइटम वो खाएंगे और हंसेंगे लोग, आम जनता, देखो हमने आज ये किया, आज ये किया। आप बौद्धिक स्तर पर आप कितना सजग है, ये आपको सोचने की जरूरत है। अगर महिला उत्पीड़न हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, वहाँ पर समझिएगा आप कॉन्सेप्ट को। तो ये सब चीज़ें आपको स्पष्ट करनी होगी। अब जो मामला है, बहुत सा यहाँ किताब का नाम रखा है, उसे किताब का नाम याद रखिएगा। साक्ष्यों के आधार पर है लोगों को यहाँ बताया जा रहा है। तो साक्ष्य तारिक ए आमीन का याद रखिएगा, औरंगजेब नामक तारिक ए आमीन के साथ साथ आधा दर्जन किताबों का हवाला दिया जा रहा है, अर्थात साक्ष्य के आधार पर। उसी वह अंग्रेज का जो फरमान था, औरंगजेब का जो फरमान था 1670 का, उस फरमान को भी इसके संदर्भ में कोर्ट में पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ और बुक्स का नाम याद रखिएगा, यहाँ पर बुक्स का नाम दिया गया है, उसे याद रखना ताकि एग्जाम में कभी पूछे पीटी फैक्ट के रूप में, तो आप लोग कवर कर सकते हैं। मुआसिर ए आलमगीरी, ठीक ना, जो औरंगजेब का दरबारी साकी मुश्ताक खान जो द्वारा लिखी जो पुस्तक है, मुआसिर ए आलमगीरी, तो ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। ये सब कॉन्सेप्ट है, आपको प्रश्न पीटी फैक्ट में यही सबसे मेडावल में प्रश्न पूछता है। वी.एस. भटनागर की पुस्तक एम्परर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑन टेम्पल्स, इसके संदर्भ में आपको एक बुक है वी.एस. भटनागर, उनका भी आपको संदर्भ दिया जा रहा है साक्ष्य के रूप में। अब कोर्ट क्या फैसला लेगा वो अलग मैटर, पर मैं व्यवहारिक स्तर पर, राज्य की शक्तियों के स्तर पर, व्यक्तिगत कर्तव्य के स्तर पर चीज़ों को स्पष्ट कर दिया। और चीज़ें देखिए अब बदलने की ज़रूरी है, कि जो गलतियां पहले हो चुकी हैं, जो चीज़ें हुई हो चुकी, एक सौहार्द भरा राष्ट्र बनाने के लिए भारत जाना चाहता है वैश्विक रूप से ऐसे, पर हम आंतरिक रूप में क्या कलह कर रहे हैं कि हम ये सब चीज़ों को, कि मेरा ये अधिकार क्षेत्र है, मेरा ये चीज़ें हैं, तुम्हारा ये चीज़ें हैं, इसी पर हम लोग अटके हुए हैं। अरे इसका डिस्प्यूट जल्दी समाप्त करो, सभी दोनों वर्गों, तीन जो भी वर्ग में डिस्प्यूट है उसको, जो भी लोग इसमें शामिल है, इसको डिस्प्यूट को जल्दी समाप्त करो और वैश्विक नेता बनो, ठीक ना। वैश्विक नेता, भारत का ये मांग डिमांड है अभी। हम इसी में फंसे रहेंगे ना तो वैश्विक नेता बनने का जो दशक में आपको बता रहा हूँ वो कहीं और लंबा ना हो जाए। और अभी विश्व में जानते सबसे बेहतर समय है वैश्विक नेता बनने का। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए आपसे डिस्प्यूट समाप्त कीजिए, चीज़ों को कोऑर्डिनेट कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए, आज के पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें आपको घरेलू हिंसा के संदर्भ में बातें की गई है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ पहले भी बताया था कि घरेलू हिंसा के संदर्भ में महिला पुरुष दोनों को जब एक कटघरे में लाया जाए तो हिंसा में दोनों बराबर हैं। हिंसा में महिला, घरेलू हिंसा के संदर्भ में जब भी पुरुष और महिला को कटघरे में लाया जाए, कि हाँ दोनों को एक समान रूप से देखा जाए, तो दोनों पैरेलल नजर आएंगे, दोनों ने अपराध किया है हिंसा के संदर्भ में। पर आकलन हमेशा पुरुषों का किया जाता है, क्योंकि पुरुष सत्ता समाज के रूप में स्पष्ट है और उसी के संदर्भ में देखता है। कि हमेशा एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, मैं वहाँ से समझाऊंगा, चीज़ों को समझिए। हाँ, ये पार्ट हो सकता है, होता भी है कि महिलाएं का शोषण होता है, पर इसको ना हम लोग किस संदर्भ में देखना है इसको समझिएगा। जब आप रोड पर चलते हैं तो आप, एक व्यक्ति जा रहा है, ठीक, व्यक्ति जा रहा है और एक साइकिल वाला जा रहा है ना, बैठ के जा रहा है। अगर इसे मारेगा तो दोष किसका होता है? साइकिल वाला का है, वो गलती व्यक्ति क्यों ना किया, दोष क्या। ऐसे ही आप साइकिल से जा रहे हैं, एक टू व्हीलर वाला गाड़ी जाता है, अगर वो आपको मारता है, गलती आपकी ही क्यों ना हो, टू व्हीलर वाला को दोषी माना जाता है, उसे लोग पीटा करते हैं। ऐसे ही फोर व्हीलर के साथ जब जाएगा, फोर व्हीलर जब रहेगा, आपको मारेगा टू टू व्हीकल वाले को, तो गलती हमेशा फोर व्हीलर की देखी जाती है। ऐसे ही बड़ा उससे हैवी ट्रक आ जाए, अगर बस आ जाए, हैवी ट्रक आ जाए, टू व्हीलर को, फोर व्हीलर को मारता है, तो गलती किसकी मानी जाती है? फोर व्हीलर को। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा।
जो अधिक शक्तिशाली होता है ना, सवाल उससे किया जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया है। पर मान के चलिए कि जो समान रूप से चीजें हैं ना, उसमें बदलाव के पक्ष जो होंगे दोनों में देखने को मिलेंगे, दोनों में इस प्रकार की हिंसाएं का स्तर देखने को मिलेगा। इसलिए अभी न्यूट्रल होकर सोचिएगा, अभी महिला पुरुष मत कीजिएगा जब तक क्लास को इंड ना कर देना। महिला पुरुष सोचिएगा कि आप महिला हैं और आप पर शोषण हो रहा है, तो आप इसे एक तरफा से देखिए। बहुत से मैं महिलाओं के मुंह से या महिला सुधारकों के मुंह से सुना हूं कि हमेशा महिला ही प्रताड़ित हुई है। ध्यान रखिएगा, महिला प्रताड़ित होती है और हमेशा महिला ही प्रताड़ित होती, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, महिला प्रताड़ित होती है और महिला हमेशा प्रताड़ित होती है, उसमें आसमान जमीन का अंतर है। और बहुत से महिला सुधारवादियों के मुंह से सुना कि हमेशा तो महिला ही प्रताड़ित होती है। तो एक पक्षीय दृष्टिकोण हमेशा समस्या को उत्पन्न देती है, वो वास्तविक उसे धरातल पर नहीं लाती। अब देखिए यहाँ पर कि एक घरेलू हिंसा का महिला संरक्षण में, उसी का जवाब मैं आप लोग को दूंगा कि हमेशा महिला ही प्रताड़ित नहीं होती है। ध्यान रखिएगा कि पुरुष के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाता है महिलाओं को, महिलाएं भी प्रताड़ित करती हैं महिला को। इसी का एक उदाहरण आप लोग देखिएगा, और ऐसे बहुत से लोग आपको एग्जाम्पल में जान रहे होंगे। अपने आसपास को देखिएगा, सोसाइटी को देखिए, समझ में आ जाएगा। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम का एक प्रावधान 70 वर्षीय महिला नई दिल्ली में एक चुनौती लेकर आई है। क्या लेकर आई? और अपने पुत्र वधु कौन सी हुई? बहू हुई ना, ये भी महिला और ये भी महिला, रवैया में परेशान होने की याचिका दायर की और बोले कि एक प्रावधान संशोधन कीजिए इस एक्ट में, जो 2005 का एक्ट है उसमें संशोधन कीजिए। क्या संशोधन है उसको हम देखेंगे। और इसमें देखिए बात की गई है क्या, इसको पहले समझिए। अपनी पुत्र वधु और उनको धमकाने, प्रताड़ित करने, आर्थिक शोषण करने तथा उन्हें आंतरिक आरोप करने का लगाया है कि हमें आशंकित कर रहे हैं, हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, आर्थिक रूप से शोषण कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं जो हिंसा, घरेलू हिंसा में परिभाषित है। एक महिला के द्वारा एक महिला का किया जा रहा है ना। अब इसे किस संदर्भ में आप लोग समझिएगा, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई इस याचिका के संदर्भ में। अगर ये कॉन्सेप्ट वैलिड हो जाता है, सर्वोच्च कहते हाई कोर्ट इसे मान्य कर देता है, तो घरेलू हिंसा में एक नए स्वरूप का उदय होगा, जहां पर महिला हिंसा को बढ़ावा देने के संदर्भ में एक सुदृढ़ीकरण या तो मोहर लगेगा और इसका विचारधारा चेंज होगा। जो लगातार मांग उठ रहा है पुरुष वर्ग की तरफ से कि हमेशा पुरुष ही महिला हिंसा का कारक नहीं होता है, महिलाएं भी होती है, पर महिलाओं के हिंसा को गिना नहीं जाता, आंका नहीं जाता है, उसे किसी रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाता, ध्यान उसे किसी प्रकार से क्या कहते हैं, दंडित नहीं किया जाता। उसको ना हम परिभाषा में फिट ही नहीं करते हैं जो घरेलू हिंसा के संदर्भ में। तो जब ये मामला अगर प्रूव्ड हो गया, ये मामला अगर राय इसमें अपना हाई कोर्ट ने दे दिया, फिर मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला स्टैंड हो जाता है, चीज़ें समझ में आ जाती है कि नहीं, महिला भी आपको शोषण कर रही है, महिला भी इस जो कानून का ना गलत उपयोग कर रही थी। एक संवैधानिक बदलाव होगा और एक रोड मैप ये बन के आएगा। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, तो इस चीज को समझिएगा। इसी में बहुत से चीजें 19A धारा, महिला संरक्षण अधिनियम की जो धारा है 2005 की धारा, आपको 19A में तहत आवास के अधिकार का हवाला देते हुए पुत्र वधु के घर से बेदखल करने से इनकार कर दिया। और याचिकाकर्ता ने कहा कि घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा अधिनियम यह प्रावधान गैर संवैधानिक है। ध्यान रखिएगा, जो अधिकार दिए गए हैं ना 19(1)A में, जो 2005 का घरेलू हिंसा अधिनियम, उसके तहत उसमें गैर संवैधानिक रूप से मान्यताएं दिया, जहां पर ये सब चीजें स्पष्ट है। तो यहाँ समझिएगा कि महिला ही महिला को प्रताड़ित कर रही, तो ये कॉन्सेप्ट एक लेकर आएगा, तो कुछ पीटी मेंस और इंटरव्यू प्रश्न यहाँ से जरूर बनेंगे। तो चलिए हम लोग उसे देखेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 4 में कवर होगा, जहां पर महिला सशक्तिकरण और कानूनी संरक्षण की बात की जाती है। उस टॉपिक में यह न्यूज कवर करेगा। तो सभी यूपीएससी के एस्पिरेंट अपने 2 और 4 के पेपर को मिला लीजिएगा, और जितने भी स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट है, आप लोग भी अपने अपने सिलेबस से टैली कराइएगा। तो देखिए, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसे याद रखिएगा। यह हिंसा के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण, घरेलू हिंसा के संदर्भ में महत्वपूर्ण कानून है। जहां पर सर्वोच्च न्यायालय का एक कोटेशन याद रखिएगा, यह 2005 की बात है, उस समय की।
सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को कभी न खत्म होने वाले चक्र के रूप में, नेवर एंडिंग साइकिल के रूप में परिभाषित किया है। 2005 के जब भी एक्ट आ रहा था उससे पहले बहुत से मामलों में, उसके बाद देखते हैं घरेलू हिंसा के संदर्भ में उनके द्वारा क्या बातें की गई। इस लाइन को आप लोग सभी लोग याद रखिए, वो पुरुष हो या महिला हो, कि कभी न खत्म होने वाले चक्र के, नेवर एंडिंग साइकिल के रूप में परिभाषित करता है। इसका अर्थ यह है कि यह जो है ना, किसी न किसी रूप में आपको समाज में दिखने को मिलेगा। यह हालांकि हम लोग इसके क्या कर सकते हैं, इसके स्तर में कमी कर सकते हैं, पर इसको पूर्णतः नहीं समाप्त कर सकते, क्योंकि यह व्यवहारिक पक्षों को भी सामने रखता है ना। इसलिए व्यवहार में कैसे परिवर्तन आएगा, इस पर हम लोग को काम करना है। मैं आपको क्या बोला था कि कभी भी बोलता हूँ एसी रूम में बैठ कर फैसले लिए जाएंगे तो धरातल पर जो समस्या है उसका वास्तविक रूप से निदान नहीं हो सकता है। तो ये सोसाइटी में चीज़ों को ऐसे ही पुट किया गया जहाँ पर चीज़ें क्या लगती है, कभी भी खत्म ना होने वाले एक चक्र के रूप में देखती है, पर इसके स्तर को जरूर कम किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे अगर पुरुषों पर किसी प्रकार का अगर शोषण हो रहा है, वो भी कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। महिला मान लीजिए परिवार में पति पत्नी आपसी झंझट करते, आपसी विवाद करते हैं, किसी प्रकार का टोना टोनी कर रहे हैं, तो ये घरेलू हिंसा में अगर परिभाषित हम कर देंगे तो क्या चीजें सही कर पाएंगे हम? जिसका मतलब लोगों को रोबोटिक बना देंगे। तो हिंसाएं होंगी, पर हिंसा के स्तर को तो जरूर कम किया जा सकता है ना। जैसे मारपीट हो जाता है, किसी महिला को जला दिया जाता है, या किसी पुरुष को इस तरह प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या कर लेता है, तो इस प्रकार की घटनाओं को हम कम कर सकते हैं। पर आपसी जो झगड़े रहेंगे, अब मान लीजिए दो युवक हैं, दो युगल हैं, ठीक ना, दो युगल हैं, अब ये दोनों आज है ना लड़ाई झगड़ा करते हैं, पूरा परिवार इसके खिलाफ हो जाता है, ठीक ना, तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, और ये दोनों आपस में किसी मुद्दे को लेकर विवाद कर, अब सडनली इन लोग के पास ऐसा होता है कि इन लोगों को भी प्यार मोहब्बत हो जाता है, ये दोनों मिल जाते हैं। तो कुछ वक्त इनके बीच होता है, मान लीजिए 1-2 साल में झगड़ा उगड़ा होता है, ये दोनों मिल जाते हैं। पर सवाल तो परिवार के खिलाफ हो गया, पूरा सिस्टम के खिलाफ हो गया, घरेलू हिंसा मेल और फीमेल, मेल मेल कर रहा है फीमेल पर, हो गया ना। पर सडनली ये ठीक हो गया, मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ कि दोनों आपसी कंसल्ट डेवलपमेंट किए और ये दोनों सहचर्य जीवन जीने की कोशिश करने लगे, और एक ऐसा हुआ है फिर जाए बच्चा उच्चा, उसके बाद फैमिली ग्रोथ हुआ और उसके बाद चीजें सही हो गई। तो सिस्टम पर तो सवाल उठ गया ना कि घरेलू हिंसा हुआ था, तो अब बताइए सिस्टम कैसे इसको ठीक करेगा। अब एक ही व्यक्ति एक समय लड़ाई झगड़ा कर रहा है, घरेलू हिंसा का शिकार हो रहा है, बाद में वही व्यक्ति जाके ठीक हो जाता है। तो आने वाले समय में हम इसे क्या करेंगे, ये साइकिल के तौर पर ही देखेंगे ना, कि कभी न कभी अब कोई व्यक्ति जो दो परिवार में जो दो कपल है, उसके बाद टोना टोनी अगर हम हो रहा है, दोनों में आपसे कुछ झड़प हो रही है, तो उसको हम घरेलू हिंसा में तो नहीं रख सकते ना। हाँ, अब मान लीजिए मेल के द्वारा इस महिला को जला दिया जा रहा है, या किसी प्रकार से दहेज प्रताड़ना, या और किसी अन्य रूप में, जैसे आपको रीवा के मामले में देखने को मिला, जब महिलाओं को पुरुष मार रहा था, पैर से मार रहा था, अगर उसको हम लोग नहीं कम करेंगे तो ये बहुत बड़ा सवाल निशान हो जाएगा। तो घरेलू हिंसा का कारण रोकने का, देखिए ये कभी नहीं, आसपास छोटे मोटे डिस्प्यूट रोकने का नहीं है, और इसको रोकने का है जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, रीवा जैसी घटनाएं हो रही है, अपराध जैसी घटनाएं हो रही है, या दहेज प्रताड़ना के संदर्भ में आपको क्या हो रही है, हत्याएं हो रही है, तो ये सब रोकने का कानून है। तो इसे कभी भी ये नहीं समझ लें कि आपसी दो लोगों के बीच का डिस्प्यूट हो रहा है, रात को दिन में हुआ डिस्प्यूट और आपसी सहचर्य के जीवन में दोनों ठीक कर लिया, बाद में इसको हम घरेलू हिंसा का नाम दे दिए, तो ये कभी भी नहीं है। तो यही सर्किल की बात इनके द्वारा की गई है। हम इसके स्तर को जरूर कम कर सकते हैं, पर इसके जीवन को हम, अब इसका मतलब ये मत समझ जाइएगा कभी कि आप ये ना कभी खत्म होने वाले साइकिल नहीं है, अर्थात जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, आफ्ताब का मामला हो या रीवा का मामला हो, या तो फिर दहेज प्रताड़ना के संदर्भ में महिलाओं को जलाने का, वो कम हो सकता है, वो समाप्त किया जा सकता है, उसको कम स्तर पर लाया जा सकता है। पर ये जो डिस्प्यूट का जो साइकिल है हिंसा का, जिसे हम लोग परिभाषित आमतौर पर देखते हैं, मान लीजिए कोई महिलाएं आपस में, महिला पुरुष आपस में रह रहे हैं, एक दूसरे को दो चार हाथ लगा दिए, बहुत से महिलाएं होती है, बहुत से पुरुष होते हैं, एक दूसरे को एक दो हाथ लगा दिए, तो उसको हम हिंसा मान लेंगे, और कल वो लोग ठीक हो गए, प्यार मोहब्बत के श्रेणी में आके ठीक हो गए, अब पुलिस भी टेंशन में आ जाएगी। अब एक मामला मैं आपको दिखाता हूँ, सोशल मीडिया पे एक वीडियो आया था, एक पुलिस ने
एक पुलिस को 100 नंबर का कॉल होता है ना, उसको बुला के एक पुरुष ने बुलाया कि किस, तो पुलिस उससे पूछ रहा था कि क्यों हमको फ़ोन किए हो? तो वो बोल रहा सर हमको जेल में डाल दीजिए। बोले क्यों डाल दे? कि बीवी हमको मारती है। तो भाई क्यों मारती है? तो हम दारू पीते हैं। तो दारू पीते तो बताइए अभी इसको घरेलू हिंसा में डाला जाएगा, अब कैसे पुलिस इसको ट्रीट करेगी? सोच के देखिएगा कि घरेलू हिंसा को कैसे परिभाषित करना है, कैसे समझना है। अब सोच लिए वो महिला क्यों मार रही है पुरुष को? इसलिए कि वो दारू पी रहा है। तो दारू तुम पी रहे हो तो मार खाओगे ना जी, तो मार खाओगे तो ये भी प्रताड़ित अपने आप को समझ रहा है कि हमको महिला मार रही है, पीट रही है, पर ये प्रताड़ना ही महिला नहीं कर रही है। प्रताड़ना नहीं करके इसको सुधारने का प्रयास करिए। पीते हो तो मार खाओगे जी, और ऐसा आम बात होता है, महिलाएं पुरुष एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग के तौर पे सब चीजें करते हैं। तो अब पुलिस अगर इस मामले आ किसको मारेगी, किसको पकड़ेगी? पुलिस को, पुरुष को या महिला को, किसको पकड़ेगी? तो सोच के देखिएगा, ऐसे भी केस आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर घरेलू हिंसा तो लगता है पर घरेलू हिंसा है नहीं। इसलिए सब चीज़ों को पहले ही आप लोग स्पष्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा क्या है, इससे पहले आप लोग समझिए। बाकी चीज़ें, कहानी तो बहुत सी चीज़ें है ना। घरेलू हिंसा क्या है इसे समझिएगा। घरेलू हिंसा अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला और बच्चे जो 18 वर्ष से कम आयु के बालक या बालिका है के स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन के संकट, आर्थिक क्षति, ऐसी क्षति जो असहनीय हो, जिससे महिला और बच्चे दुखी होते और अपमान सहना पड़े, और इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है। और यही परिभाषा कहीं न कहीं एक तरफीय रूप से देखने को मिलता है। घरेलू हिंसा में क्या महिला ही होती है प्रताड़ित, ये समझना होगा हमें। ये चीज़ें कहीं न कहीं इस निर्णय के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि नहीं, महिलाओं के द्वारा महिला भी प्रताड़ित होती है, महिलाओं के द्वारा पुरुषों को भी प्रताड़ना किया। ऐसे बहुत से केस, बहुत से ऐसे संगठन बने हुए हैं जो इस प्रकार की बातें करती हैं। तो यहाँ पर केवल घरेलू हिंसा में केवल महिला को ही हम लोग स्पष्ट करते हैं। तो इसे आप लोग जानिएगा, किसी भी प्रकार का उसके स्वास्थ्य पर खतरा हो रहा, सुरक्षा पर हो रहा, जीवन का संकट हो रहा, आर्थिक क्षति का, ऐसी जो असहनीय दर्द को देता है, वो क्या करेगा? घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगा। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो गया, साइकिल स्पष्ट हो गया। अब घरेलू हिंसा जो अधिनियम है 2005, उसे आप लोग जानिएगा, याद रखिएगा। संपूर्ण भारत क्षेत्र में लागू है, जबकि वर्ष 2019 से पहले यह जम्मू कश्मीर में छोड़कर पूरे देश में लागू था। तो जम्मू कश्मीर अधिनियम संशोधन अधिनियम जो हुआ वो कितना इम्पोर्टेंट पार्ट था, सोच लीजिए। महिलाओं का भी जो हिंसा संबंधी जो चीज़ें थी, उत्पीड़न संबंधी जो कानून था, उस राज्य में लागू नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जम्मू कश्मीर का अलग कानून था। तो आप लोग मुझे बताइएगा क्वेश्चन में, जो एक्ट जो था उसमें किन अनुच्छेदों में सब चीज़ें स्पष्ट की? 35A की चर्चा में किया गया, 370 की चर्चा किया है। आपको क्लास भी लिया इसके संदर्भ में, पॉलिटी की क्लास लिया हूँ, दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस करवाया हूँ। इसके संबंध में कम से कम 50 से 100 शब्द, 100 शब्दों में कम से कम मेंस का एक क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। आर्टिकल 370 के बदलाव के बाद वर्तमान तक का बदलता परिदृश्य, इसके संदर्भ में जो अनुच्छेद जो 370 हटा है, उसके बाद वर्तमान जो है रूप में किस रूप से बदलाव हुए, उसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ों को मैं इस पर चर्चा किया हूँ। तो आप उसको मेंस क्वेश्चन लिखिएगा 100 से 150 शब्दों में, कम से कम 150 शब्दों में ज़रूर लिखिएगा। आप प्रयास कीजिए सारी चीज़ों को जो मैं पहले बताऊँ उसको इंक्लूड करने का। इसमें घरेलू हिंसा भी एक बदलाव का कारक माना जाता है। इसी में महिलाओं और रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति यदि उसके आपके प्रति अर्थात महिला के प्रति दुर्व्यवहार करता है, तो महिला इस अधिनियम के तहत पीड़ित मानी जाएगी। तो महिला और इसके रिश्तेदार को भी यहाँ पर माना गया हिंसा का कारक। तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को समझिएगा। नोट, इस कानून का उद्देश्य महिलाओं और रिश्तेदारों को दुर्व्यवहार को संरक्षित करता है। घरेलू हिंसा, रिश्तेदार या संबंध क्या है, इसको भी स्पष्ट करता है। घरेलू रिश्तेदार का आशय किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच उन संबंधों से है जिसमें वे साझी गृहस्थी, एक साथ रहते हैं या पहले कभी रहे हैं। अर्थात पति पत्नी के जो सामाजिक संबंध है, पारिवारिक संबंध, उसे आपको घरेलू रिश्तेदार माना जाएगा। उसी में महिला उत्पीड़न के होने वाले कारण क्या है, इसे भी जान लीजिए। ऐसा क्या कारण जो उत्पीड़न का कारण बनता है, उसमें देखिए महिलाओं के साथ जो होता है उसमें आपको मैं एक सेकेंड, महिलाओं के द्वारा अपने साथ होने वाला दुर्व्यवहार, दृष्टा के साथ विरोध न करने, किसी ठोस कार्रवाई के लिए कदम न उठा पाने के लिए निम्नलिखित स्थितियां होती है। ऐसा क्या कारण है जिसके आधार पर यह विरोध नहीं कर पाती? अमूमन इसे समझिएगा, बड़े पैमाने पर महिला अधिकारों के संबोधित करने कानून की उपस्थिति है।
मौजूदा कानून की अनदेखी है, बहुत से अनदेखी पार्ट है, उसको भी एक पार्ट हम लोग देखेंगे। सामाजिक दृष्टिकोण है, कलंक और परिस्थितियों के चलते महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा के प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठा पाता था। सामाजिक दृष्टिकोण भी एक कारक रहा है कि समाज क्या कहेगा, ये सब फलना ढकाना बहुत सी चीज़ें हैं। परिस्थितियों के चलते समाज में इस अवधारणा को बल मिलता है कि अधिकांश महिलाएं चुप रहकर परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेती है, करना पसंद करती है, बजाय अपने खिलाफ घरेलू हिंसा का विरोध। मैं एक केस आप लोगों को केस स्टडी पढ़ा बताता हूँ। मेरे जहाँ रहता था पहले, मेरा जो पुश्तैनी घर है बिहार में, वहाँ पे एक पूर्व नेता का घर है, मैं जान वो लोग, उनकी बेटियां और उनकी बेटी थी, बड़ी बेटी थी, उनके परिवार में आपसी कलह बार बार होते थे। और ये क्या करती थी, बेटी बार बार झगड़ा होता तो अपने पिताजी को बोलती थी कि सॉर्ट आउट कर दीजिए किसी मुद्दे को लेकर, पिता है तो जाएगा ही ना। तो एक समय होता है हर चीज़ का ना। अब मान लीजिए 5 साल 10 साल डिस्प्यूट का कारण है, तो पिता कैसे सुधारेगा किसी मैटर को। तो किसी दिन विवाद में आकर इतना विवाद बढ़ा कि इन दोनों के बीच ऐसा विवाद हुआ कि मामला सर से ऊपर चला गया। अब ये बेटी फ़ोन करती है और बेटा पिता है कहीं परेशान होगा, अपने और भी लोग हैं ना परेशान है, तो इनके मुंह से निकल गया कि तुम अपना मैटर स्वयं संभाल देखो। अब कितने दिन तक हम देखेंगे, 5 से 10 साल हो गए मैटर सुलझा रहे हैं। तो देखिए क्या कि बेटी की ये बर्दाश्त नहीं हुआ इसको कि मेरे पिता ने ऐसा बात बोल दिया और ये सुसाइड कर ली और इसकी मृत्यु हो गई। अब बताइए कि इस प्रकार की घटना अगर होगी तो क्या ये चीज़ें स्पष्ट नहीं होती है। देखिए, चुप रह जाने के बाद परिस्थितियां समझौता कर लेती, पसंद के बजाय अपने खिलाफ हिंसा का विरोध करने के, हिंसा का विरोध नहीं करती है, हिंसा कारण क्या अपने में स्वयं में सुधार नहीं करती है, या पारिवारिक रूप से भी चीज़ें परिस्थितियां होती हैं। अब कोई पिता कितना दिन किसी बेटी का है ना पल्लू बढ़ा के आगे चलेगा, या किसी दाम्पत्य के बहुत से ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, लड़ाई झगड़ा का आधार नहीं होता है, कारण कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए किसी को चम्मच नहीं मिला है खाना में, उसके लिए लड़ाई हो सकता है ना। अब किसी को अच्छा परिधान नहीं मिल रहा, उसकी लड़ाई झगड़ा, क्या ये अंतिम कारक हो सकता है। अब इसके बीच में पूरा पारिवारिक जीवन को समाप्त करना कहीं ना कहीं क्या होता है, आपकी अक्षमता को दर्शाता है, आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आपका बौद्धिक स्तर पर विकास कैसा हुआ। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो महिलाओं को क्या करना, पुरुषों को क्या करना है कि आपसी जो भी झगड़े उसको सुलह के संवाद के स्तर पर लेकर जाइए, बैठिए एक दिन। बेहतर तरीके आप कोई भी महिला, जो भी विवाहित महिलाएं हमारे चैनल पर पढ़ रही हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ, अगर आप लोगों के बीच कोई डिस्प्यूट है ना, उसको कभी वाद प्रतिवाद के स्तर पर मत रखिए। कितना भी बड़ा क्यों नहीं और कितना भी छोटा क्यों नहीं विवाद आप दोनों के बीच में दाम्पत्य जीवन में, उसे संवाद के स्तर पर ले जाइए और संवाद के स्तर पर एक दूसरे आकलन कीजिए। गलतियां अगर आप में है तो आप में सुधार कीजिए, गलतियां उनमें है तो उनमें सुधार होने का प्रयास कीजिए। और देखिए एक दिन आप सफल जिंदगी जिएगा, बेहतर तरीके से खुशनुमा जिंदगी जिए। अधिकतर हिंसाओं में मौत का कारण यही होता है कि हम संवाद करते ही नहीं है कि कारण क्या है। अब वो अपना ईगो रखेगा, महिला अपना ईगो रखेगी, पुरुष अपना ईगो रखेगा, परिवार अपना ईगो रखेगा, और तीनों है ना, तीनों क्या होता है, एक दूसरे के चक्कर में परेशान होता है, पूरा सिस्टम डैमेज हो जाता है। यही कारण एक केस स्टडी के तौर पर आपको मैं समझा। और ये सब घटनाएं जानते हैं आम है, आम घटनाएं, ये आप आपके आसपास भी हो सकता है कि एक समय के बाद है ना पिता भी है ना साथ देना छोड़ देता है, क्योंकि रीजन उसके पीछे होता है कि उसके अन्य भी परिवार के लोग हैं ना, उसको भी समस्याएं हैं। अब कितने दिनों तक किसी भी चीज़ों को ये लेके चलेगा। तो एक सीमा के बाद हर चीज़ को है ना समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे ही आपको भी समझने की जरूरत है। तो यहाँ देखिएगा, घरेलू हिंसा अधिनियम में हिंसा का अर्थ समझिएगा क्या है। शारीरिक हिंसा किसे कहते हैं, यौन हिंसा किसे कहते हैं, भावनात्मक दुरुपयोग हिंसा किसे कहते हैं। ये एक्ट 2005 में स्पष्ट किया है। थप्पड़ मारना, धक्का देना, पीटना आदि शारीरिक हिंसा, जिस पर शारीरिक रूप से नुकसान हो ना उसे शारीरिक हिंसा बोलेंगे। यौन हिंसा जैसे जबरन संभोग, अन्य रूप से जैसे बलात्कार होता है या अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित किया जाता है, जिसमें आपको ये चीजें स्पष्ट होती है, वो यौन हिंसा के संदर्भ के श्रेणी में आती है। तो इसी प्रकार भावनात्मक मनोवैज्ञानिक दुरुपयोग के संदर्भ में हिंसा कैसे, जैसे अपमान हुआ, विश्वासघात हुआ, निरंतर अपमान करना, डराना, नुकसान पहुंचाने धमकी देना, बच्चों को दूर करने की धमकी देना आदि, इस प्रकार के जो भी भावनात्मक रूप से हिंसा किया जाता है, जो दिखता तो नहीं है पर उसका असर होता है। जैसे आप बोल दिया कि बार बार बोलेगा आपको कुछ आता ही नहीं है, बार बार किसी महिला को बोला जाएगा
कि आपको कुछ आता है नहीं, खाना बनाने नहीं आता है, रहन सहन नहीं है, तो फलना ठिकाना बहुत सी चीज़ें होंगी, उसके आधार पर भी वो अपमान स्वयं को महसूस करेगी और भावनात्मक रूप से वो हिंसा का शिकार होगी, वो डिप्रेशन में जाएगी, किसी प्रकार का विश्वासघात। अब मान लीजिए पुरुष महिला दोनों हैं और पुरुष ने क्या कर लिया, विश्वासघात कर लिया, अर्थात किसी अन्य महिला के साथ संबंध बना लिया, शारीरिक संबंध हो, मानसिक संबंध या किसी प्रकार का भी संबंध हो, तो ये महिला के साथ एक हिंसा का रूप देखने को मिलेगा और यह मानसिक हिंसा को डेवलप करेगा, अवसाद का ग्रहण करेगा, तो ये भी एक हिंसा का पार्ट है। इसी में डराना धमकाना, ये सब तो चीज़ें आप लोग जानते होंगे, बच्चों को दूर करने की धमकी बार बार देना किसी महिला को, ये भी भावनात्मक हिंसा की श्रेणी में आता है। तो जो भी ये सब काम करते हैं तो चुपचाप बैठ जाइए आज के बाद, जो भी पढ़ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके परिवार और दोस्तों से अलग करना, व्यक्ति को कहीं आने जाने की निगरानी रखना, वित्तीय संसाधनों के रोजगार, चिकित्सा देखभाल पहुंच को प्रतिबंधित करना, ये सब चीज़ें क्या है, घरेलू हिंसा की श्रेणी में हिंसा का आता है। महिला इसमें, अगर महिला के प्रति कोई करता है तो इसको क्या करेगा, दंडित किया जा सकता है इन आधारों पर भी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें महिलाओं का क्या योगदान है समझिएगा। महिलाएं क्या पुरुष के आने जाने का निगरानी नहीं रखती है, वित्तीय संसाधनों या रोजगार, शिक्षा, ये सब मामलों में निगरानी नहीं रखती है, ये सब चीज़ें समझिएगा। क्या किसी व्यक्ति को उसके परिवार या दोस्तों से अलग करने के कार्य नहीं करती है, ये सब हिंसा के संदर्भ में समझिएगा, ये सब चीज़ें स्पष्ट होती हैं। आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़े यह कहते हैं कि राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2015-16 जो NFS4 है तो मुझे आप लोग क्वेश्चन में बताइएगा अब तक यह सर्वेक्षण कितना हो चुका, उस सर्वेक्षण 1 से लेकर NFSH1 से लेकर वर्तमान तक जितने हुए हैं उसका वर्ष आप लोग बताइएगा, उसके लक्ष्य क्या क्या थे। इस पर मैंने एक बार चर्चा किया दैनिक न्यूज एनालिसिस में, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को याद होगा, पता होगा, तो इसे आप लोग बताइएगा। इसमें क्या कहा गया कि भारत 15 से 49 वायु के 33% जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, शारीरिक हिंसा से पीड़ित है। जो शारीरिक जो हिंसा मैंने अभी आपको बताया ना, मारपीट ये इस प्रकार की, वो शारीरिक हिंसा से प्रताड़ित है। कितनी प्रतिशत महिलाएं, आपको 30% महिलाएं 15 से 49 वर्ष आयु के लिए, NFS4 जो है उसमें। फिर उसके बाद UN जो है वुमेन, उसमें यूनाइटेड नेशन, उसके बाद एंट्री ऑफ जेंडर इक्वलिटी ऑफ इम्पावरमेंट आपको ऑफ ह्यूमन, UN वुमेन जिसको बोला जाता है। पहले तो इसका संस्था कब इसकी स्थापना हुई है और किस विंग, UN के किस विंग के रूप में इसे किया गया, इसको स्थापना के लिए कौन कौन अन्य संस्थाओं को मर्ज किया गया, ये सब बताइएगा मुझे। वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है, ये सब आपको क्वेश्चन में बता देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसके अनुसार क्या है, विश्व स्तर पर 2019-20 में लगभग 243 बिलियन लड़कियां और महिलाएं जो है आपको 15 से 49 वर्ष की आयु में अपने साथी द्वारा यौन और शारीरिक हिंसा दोनों की शिकार है। तो 2019-20 का 243 मिलियन लड़कियां, ध्यान रखिएगा, महिलाएं जो 45 से 15 से 49 आयु का, तो उसमें यौन और शारीरिक दोनों रूप से आपको हिंसा के शिकार देखे गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आगे भी देखिएगा, एक सेकंड नीचे ऊपर कर लूँ, गत वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो इसमें क्या है, तुलना में जो वित्त वर्ष जो है, गत वर्ष 2020-21 और 22-23 जो चल रहा है, अर्थात इसकी तुलना में महिला हिंसा में लगभग 11% दर से वृद्धि देखी गई है। क्योंकि इस वर्ष आपको देखने को मिला अरब कंट्रियों में बहुत से हिंसाओं का पार्ट, जिसमें आपको अफगानिस्तान का, ईरान का और भी अन्य मामला अन्य देशों में देखने को, भारत में ये सब मामले देखने को मिलेंगे, जहाँ पर वैश्विक रूप से 11% का वृद्धि देखा गया है। रूस यूक्रेन के मामले में वहाँ पर हिंसाएं महिलाओं की हुई है, इसके हम लोग आंकड़े देखें, वृद्धि हुई है। हिंसा के शिकार जो महिलाएं, 40% कम महिलाएं किसी भी प्रकार की मदद मांगती है और हिंसा अपराध की रिपोर्टिंग करती है। ये सबसे बड़ा डिमेरिट है इन हिंसाओं के संदर्भ में, तभी इसे बल मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए रीवा का उदाहरण ले लीजिए, अगर सोशल मीडिया नहीं हुआ होता तो क्या उस महिला पर जो प्रताड़ना हुआ उसे एक दिन में उस तरीके से उसे पकड़ा जाता, उस पर घर में बुलडोजर चलता। हालांकि बुलडोजर चलाना गलत तकनीक है, त्वरित न्याय में आप लोग को पढ़ाया था, वहाँ पर मैं चीज़ें स्पष्ट किया था ना, आप लोग को याद होगा, तो ये अलग पार्ट है। फिर भी मान लीजिए उस महिला के संदर्भ में शासन प्रशासन एक्टिव हो गया, तो क्या यह सोशल मीडिया का, मान लीजिए पुरातन काल में चले जाइए, आज से 50 साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, 10-15 साल पहले, तो क्या महिलाओं पर उत्पीड़न होता वो पुलिस तक आता था? इसलिए नहीं आ पाता था। और अब आ रहा है, पुलिस में मामले आ रहे हैं, आंकड़े बदल रहे, इस कारण उसका क्या है कि हमें दिख रहा है कि अब
एफआईआर दर्ज हो रहा है, सोशल मीडिया में चीज़ें स्पष्ट हो रही है, बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों को उठाया जाता है, तो हिंसाओं का स्वरूप स्तर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए उसी में मदद मांगने वाले इन महिलाओं में 10% जो पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराते, बाकी 90% लोग ना शिकायत ही दर्ज नहीं कराते, अर्थात एफआईआर जो फर्स्ट जो होता है ना बुक होता है, जैसे जो एफआईआर जो बोला जाता है इंट्रोडक्शन बुक, उसमें भी आप लोग रिपोर्ट में नहीं जो शामिल होते। सोचिए देखिए 90% लोग फिर जो हिंसा हो रही जिन महिलाओं पर, उसमें 90% महिलाएं ना किसी प्रकार का एफआईआर दर्ज ही नहीं करती, इसमें 60% लोग हैं ना अपराध रिपोर्ट ही नहीं करती है। तो सोचिए कि क्या होता है। तो यहाँ पर चीज़ें आपको कैसे सुधरेंगी, तो इसलिए हम लोग को सिस्टम में चेंज करने की जरूरत मांग कर रही है। साथ ही साथ भारत में घरेलू हिंसा संबंधित आंकड़े देखिएगा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा के बारे में याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को सितंबर में शायद इससे न्यूज़ कवर किया है, 5 सितंबर को होगा, आप लोग इसे देखिएगा न्यूज एनालिसिस को। नालसा के संदर्भ में हम लोग बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की है, महिला हिंसा के संदर्भ में भी चर्चा की है। इस रिपोर्ट के दौरान घरेलू हिंसा 2005 में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और दूसरे में महाराष्ट्र में हुआ है। और घरेलू हिंसा के बाद अब तक कानून जो पूरे देश में लागू, उसमें 11,93,359 केस दर्ज किए गए, जिसमें ये सितंबर का आंकड़ा है, ध्यान रखिए सितंबर 2022 का आंकड़ा है, जिसमें आपको इतना 7 लाख का निपटान हो चुका, लगभग 4.5 लाख जो है उसका भी लंबित मामला है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अन्य राज्यों में दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब मामले लंबित है। तो कितने मामले सबको याद रखिएगा, ये सब मामले को जो स्वयं को विकसित राज्य बोलते हैं ना, उसकी स्थिति देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, नोट याद रखिएगा बिहार झारखंड के संदर्भ में। बिहार झारखंड के संदर्भ में कानून लागू होने के बाद अभी तक दर्ज जो मुकदमों की संख्या अन्य बड़े राज्यों की तुलना में काफी कम है, जबकि दोनों राज्यों को कम पढ़े लिखे की श्रेणियों में रखा जाता है। लंबित मामले भी कम है, ध्यान रखिएगा। इसमें बिहार में कानून लागू होने से अभी तक लगभग 5,000 के 53-77 मामले घरेलू हिंसा के हुए, जिसमें सिर्फ 1446 ही निपटे हैं अभी, क्या लगभग 39-31 जो मामले अन्य पर, हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन है, पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा फिर भी यहाँ पर 4,000 मामले ऐसे हैं जो अभी लंबित हैं। झारखंड में 1302 मामले दर्ज किए गए, जहां 680 का निस्तारण हुआ और सिर्फ 623 लंबे मामले लंबित है। पर बिहार झारखंड अन्य बड़े राज्यों की तुलना में बेहतर है इस मामले में, तो ध्यान रखिएगा। और झारखंड इनमें सभी में बेहतर है, तो ध्यान रखिएगा चीज़ें कैसे आप लोगों को बदलना है। विकसित राज्य होने का मतलब ये नहीं है कि महिला हिंसा के संदर्भ में सजग हो या महिला उत्थान के संदर्भ में सजग हो। जनजातीय ऐसा क्षेत्र है, मैंने आप लोग को पूर्वोत्तर के राज्य में समझाया था ना, आपको बताया था कि वहाँ पर महिला आपको महिला को कितना उसके उत्थान की बात की, एक बाजार ही है 500 महिलाओं का जो बाजार कहलाता है, इसको हाल ही में चर्चा हुआ था, मन की बात में प्रधानमंत्री उनकी चर्चा किए थे, तो उस बाजार का नाम आप लोग को याद है, मैंने उस पर चर्चा भी किया था। उसमें सभी महिलाएं आपको मालिक जो है महिलाएं हैं, तो आर्थिक रूप से सशक्त है, तो उस घर में कभी महिलाएं प्रताड़ित होगी, सोच के देखिएगा। प्रताड़ित के कारण और भी हो सकता है, पर अमूमन कम ही देखने को मिलेगा ना। साथ ही साथ आपको पूर्वोत्तर में दहेज दहेज नहीं लिया जाता, तो दहेज प्रताड़ना के मामले भी नगण्य नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसे कल्चर ये कभी डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप अगर विकसित हैं तो आपके यहाँ महिला हिंसा नहीं होगी। जो आपके वो निस्बत कम विकसित है उन राज्यों में महिला सम्मान अधिक है। इसका कारण क्या है कि हमें सांस्कृतिक जीवन कैसे है, हमारा धार्मिक जीवन कैसे, हमारा तालमेल लोगों के बीच कैसा, हमारा विरासत के रूप में क्या मिला, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, इसके संदर्भ में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा, इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के संदर्भ में हुआ। इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया हूँ, आपको सितंबर न्यूज़ आप लोग देखिएगा, 5 सितंबर देखिए, मैंने लिख भी दिया है। और अधिक न्यूज़ देखने के लिए 5 सितंबर 2022 का दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस देखिए। अब देखिए जो 5 सितंबर दैनिक जागरण 2022 किए होंगे उनको आसान हो जाएगा, उनको देखने की जरूरत नहीं है, और जो लोग नहीं देखे होंगे तो उनको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें कवर करनी है। तो इसमें क्या है, समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक विवाद सौहार्दपूर्ण समाधान के लोक अदालतों का आयोजन करता है। और इसको बेहतर तरीके से और भी हम लोग डिस्प्यूट को समाप्त करने के लिए इसको और भी बेहतर तरीके से शक्तियाँ दे सकते हैं, ताकि घरेलू हिंसा के जो आंकड़े हैं उसको हम लोग कम कर सके और उसको हम लोग बेहतर निस्तारण कर सके। तो
5 सितंबर का और भी आप लोग को न्यूज़ देख लीजिएगा। इसके बाद नोट में याद रखिएगा 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष का थीम क्या है इसका राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस का, तो मुझे बताइएगा। 9 नवंबर को मनाया गया है, शायद उस दिन 9 नवंबर को मैं चर्चा भी किया हूँ राष्ट्रीय विधिक सेवा का, तो थीम आप लोग बताइएगा, तो थीम क्या है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस जो है शुरुआत पहली बार 1995 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। ये सब चीजें पार्ट आप लोग को याद रखना। उम्मीद करता हूँ घरेलू हिंसा के संदर्भ में जो भी चीजें आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए नवजात मृत्यु दर करने के लिए जुटे 72 बाल रोग विशेषज्ञ, तो यहाँ पर पीटी फैक्ट याद रखिएगा, ठीक ना, कि कौन सा संस्था काम कर रहा है। इसमें आंकड़ा आप लोग को रखना है याद, जिसमें आपको 230 के संदर्भ में मृत्यु दर कितना सरकार प्रतिबद्ध रखे हुए 12 रखने का, इसको आंकड़ा 2030 का भारत सरकार ने क्या लिखा है इसमें आपको देखिएगा। वर्तमान आंकड़ा देखिए क्या है, 2014 का जो रिपोर्ट है नेशनल हेल्थ मिशन रिपोर्ट जो 14 अंतिम है, उसके बाद चीज़ें ध्यान रखिए। 26 अभी है 10 पर मृत्यु दर, अर्थात 100 बच्चों पर 1000 बच्चों पर कितने बच्चे जीवित है, तो यहाँ पर मृत्यु दर संदर्भ में यहाँ पर 100 बच्चों में 26 अभी भारत में है मृत्यु दर। अब भारत सरकार 2030 तक क्या है 10 तक लाना है, 100 में 10 के स्तर तक लाना है। अब मात्र मृत्यु दर 1000 में आंका जाता है, तो ध्यान रखिए ये सब आंकड़े आपको याद रखने, इन सब चीज़ों को कवर करना है। चलिए पीटी फैक्ट के रूप में नेक्स्ट है उपभोक्ताओं आयोग के लिए तारीख पर ऐलान पर चलन छुट्टी होगी, अर्थात देखिए कुछ बदलाव किए गए उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, उसको भी आप लोग अपडेट करना है। अब ये सब चीज़ें देखिए अंडरलाइन में कर दिया, ये सब चीज़ों पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्यों अंडरलाइन कर लिया हुआ पार्ट ही आप लोग कवर कर लीजिएगा ना। पेपर जो दिया जाता है तो आप लोग ऐप पर दिया जाता है, तो आप लोग को क्या करना है इसको पार्ट को देख लेना है और ये सब चीज़ें क्या की गई है बस उसे नोट डाउन कर लेना है। क्योंकि देखिए होता है कि ये ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की सब पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी मैं चर्चा किया है और ये समान जानकारी के रूप में भी आप लोग भी अब समझने लगे होंगे कि जो छुट्टियां दी जाती थी, पेंडिंग वर्क होता था, उसे निस्तारण करने के लिए अब क्या किया जाएगा, अब चीज़ें ये किया जाएगा। एक और भी आप लोग को पीटी फैक्ट के रूप में, या तो मेंस में अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि स्कूलों में शिक्षा बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या इनोवेटिव हम लोग क्या कर सकते हैं स्कूली शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए, तो ये सब चीज़ें की जा सकती है। उसके लिए हम लोग इस डाटा का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम अब सरकार क्या करेगी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कार्मिक जो है विश्व भर में बढ़ते बाजार को देखते हुए भारत भी उसके साथ कदम ताल करने को तैयार है। अर्थात अब क्या किया जाएगा, इस क्षेत्र में कंटेंट पढ़ाए जाने और स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन और पीजी की पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाएगा। जो भी एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट है, गेमिंग है, कार्मिक। अब गेमिंग में देखते हैं ना, चाइना और दक्षिण कोरिया और ताइवान ये सब अपना वर्चस्व जमाए हुए है। वो छोटा छोटा देश, चीन तो हालांकि बड़ा देश है ना, तो ये सब देश सोच के देखिएगा कि हम लोग कहाँ पर है। तो इसलिए सरकार क्या की है, 2030 तक इस क्षेत्र में लगभग 20 लाख नए रोजगार अवसर तैयार होने का अनुमान है। तो इसको बेहतर तरीके से अब करेगी, इसके लिए बहुत से मंत्रालय मिलकर काम करेगा, जैसे कौशल विकास मंत्रालय, उद्यमिता मंत्रालय, सभी के मंत्री का नाम आप लोग बताइएगा क्वेश्चन में, क्योंकि ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ देता है। जैसे कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, उच्च शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सोचियो सहित अन्न संवर्धन, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना सरकारी प्रबंध, सभी लोग मिलकर क्या किए कि एक मंच तैयार करेंगे, उसके बाद इस पर काम करेंगे। इसी में देखिए डाटा आप लोग को याद रखना है, विश्व भर में इस सेक्टर का बाजार 260 से 275 बिलियन डॉलर का है, जो भारत में इसकी भागीदारी मात्र 2.5 से लेकर 3 बिलियन है, 1% के आसपास है इसका योगदान। इससे बढ़ाकर हम लोग 14 से 16% की वृद्धि करने की 1 दशक में लक्ष्य रखे हैं, और यह किया जा सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम टारगेटेड चीज़ों को कवर करें तो पूरा किया जा सकता है, और भारत इसके लिए प्रतिबद्ध भी रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी, डाटा फैक्ट यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट नीचे। तब तक क्या करना आप लोग को, शेयर सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं, साथ ही साथ प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, सभी लोग ऐप डाउनलोड कीजिएगा, बहुत सी चीज़ें आप लोग वहाँ से देखिएगा, सीखिएगा। अब 99 रुपये में बीपीएससी का टेस्ट सीरीज है, 199 में बीपीएससी का टेस्ट सीरीज है, और 699 में भी टेस्ट सीरीज, जो आप देने का मन कर रहा है। यूपीएससी का ही ऐसा टेस्ट सीरीज आपको है, 199 में टेस्ट सीरीज, 499 में टेस्ट सीरीज है, आपको 999 का टेस्ट सीरीज है। जो होलिस्टिक रूप से आपको अच्छा लगता है वो देखिए, सभी स्टूडेंट श्रेणियों के लिए आपको बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं बोल सकता युक्ति आईएएस पर आके कि मैं इसे परचेज नहीं कर सकता। और बताइए 199 रुपये नहीं दे पाइएगा आप लोग,
तो आप लोग कैसे चीज़ों को कवर कीजिएगा, सोचिए। ये बस हम लोग टेक्निकल टीम को सपोर्ट के लिए सब चीज़ें ले रहे हैं, बाकी चीज़ें आप लोग को निःशुल्क है, चीज़ें समझिएगा इस चीज़ को। और जो चीज़ें दी जा रही है उसमें किसी प्रकार का मैटर में कोई प्रकार का कोताही नहीं होता, स्टैंडर्ड सभी मैटर होते हैं, तो उसे आप लोग का क्वालिटी देखने को मिला। देखिए एक नया केस स्टडी तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को जगाने परीक्षा में ये सब चीज़ें किया जाता है, थोड़ा सा हंसी भी छूटता है कभी कभी, कि अब देखिए बच्चों को परीक्षा के तहत उनके जागरूकता बढ़ाने के लिए अब क्या करेगा, जो भी गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद, वहाँ से सुबह सुबह क्या करेगा, बच्चों को बिस्तर से उठाने की अपील की जाएगी, ताकि लोग जल्द से जल्द उठकर 4 बजे से 5 बजे के बीच में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें और चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से वो अपनी क्षमताओं को डेवलप कर सकें। ये सब क्या करना है आपको याद रखना है केस स्टडी के तौर पर, बच्चों के विकास के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक ना। ये सब जब आ जाएगा प्रश्न तो ऐसे आप लोग उत्तर दे सकते हैं। देखिए अब नमिता गोखले पीटी फैक्ट ये है, आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, वनडे एग्जाम जो भी देते हैं आप लोग को यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। निमिता गोखले को 2020 के लिए नीलिमा रानी साहित्य सम्मान दिया गया है, तो 2023 के लिए नहीं दिया गया, तो याद रखिएगा यह जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सह संस्थापक रही है, इनको दिया गया है। बहुत से इनके कंदावनी फिल्म आई थी, पत्रिका है, वो सब चीज़ों पर आप लोग को बस नज़र रखना है कि इन्हें दिया गया है पुरस्कार। नेक्स्ट है, देखिए बंगाल जो पेपर घोटाला, उसमें ज़बरदस्त आंकड़े आए हैं जो चिंता के जनक, चिंता के पात्र है, जिसमें देखिए आपको क्या है, 300 करोड़ रुपये का अधिक भ्रष्टाचार से अर्जित किया गया। 300 करोड़, सोचिए आम लोगों का पैसा लिया गया है, जो भ्रष्टाचारी लोगों का लिया गया, किस प्रकार से सोच के देखिएगा, भ्रष्टाचारियों का कितना बल बढ़ गया है कि जो सिस्टम के पैसे को है ना किस प्रकार से मॉडरेट करती है, अपनी पुश्तैनी चीज़ों को समझ लेते हैं, जैसे खरीद बिक्री करते हैं ना, शीट हो या किसी भी मामले हो। बिहार में देखिए, बिहार में पेपर लीक मामला हो, या तो राजस्थान का पेपर लीक मामला हो, फिर इसी तरह और भी राज्यों का पेपर लीक मामला, तो इस प्रकार भर्ती घोटाले, झारखंड में भर्ती घोटाले, तो सभी राज्य किसी न किसी रूप से इस सब चीज़ों से भरे पड़े हैं, उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर किस प्रकार से सिस्टम काम करता है सोच के देखिएगा, 300 करोड़ रुपये, 50,000 से अधिक शिक्षक कर्मचारी नियुक्ति की जा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक नज़ीर पेश नहीं किया जाएगा ना, जब तक नज़ीर पेश नहीं किया जाएगा तब तक चीज़ें ठीक नहीं होगी, सभी इसी तरह खाना पूर्ति करेंगे, फिर बाद में क्या होगा कि सिस्टम में और कोई नया आ जाएगा, कोई और नया आके काम करेगा। तो सरकार को चाहिए कि पार्थ चटर्जी या इसके जो भी लोग मिले हुए, सरकार का कोई भी अंग, बंगाल सरकार को चाहिए कि एक नज़ीर पेश करवाए कि तुमको बख्शा नहीं जाएगा। अब वो युग नहीं रह गया ना कि हम पहले जो चीज़ें हुआ करता था कर लेते, चलो मैनेज कर लेते, अब लोग सजग हो गए, आपसे सवाल करेगा, सवाल नहीं कीजिएगा, नहीं जवाब दीजिएगा तो अगले वोट में आपको अच्छे से सिखा देगा। ऐसे ही मैंने पेपर जो पेपर लीक हुआ था बीएसएससी और बीपीएससी के मामले में, मेरा ट्वीट जाके पढ़ के देखिएगा, मैंने वहाँ पर क्या लिखा है, ट्विटर पर जाइएगा, अमर अरविंद सर्च कीजिएगा, देखिएगा मैंने ट्वीट पर क्या लिखा है। इतनी कड़ी शब्दों का आलोचना किया हूँ। अगर सरकार इस चीज़ को समझ जाए कि आने वाले समय में मांग कुछ और ही होगा, सारे चोर को प्रशासन से बाहर करो, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, छात्र और छात्राओं के लिए नहीं होगा। और छात्र को उतना ही प्रताड़ित करो जितना वो सह सके, नहीं जिस दिन ये वो सीमा से बाहर आ गया ना, चीज़ें आपके हाथों से बाहर चले, आपके पास वैसा सिस्टम है ही नहीं कि मान लीजिए अब पटना में, बिहार में ऐसा मामला हुआ है, ठीक ना, पेपर लीक मामला बीएसएससी में हुआ है, केवल किसी को पकड़ के दोषी कर देना, छोटे मछलियों को, अब बोल देना हम परीक्षा पुनः ले लेंगे, तो क्या उस क्षति की पूर्ति कर सकता है जो बच्चों ने उस दौरान ठंड में जाके चीज़ों को किया था, एग्जाम दिया था, सोच के देखिएगा कभी। तो एक समय ऐसा आएगा ना कि आपको क्या कर नंगा लोग गुरिल्ला युद्ध के संदर्भ में चला जाएगा। क्या करेगा लोग, यही करेगा कि आप जब भी प्रशासन में आएंगे, लोग उतारू हो जाएंगे हिंसा अपने हाथों में लेने के लिए, कानून अपने हाथों में लेने को, तो मजबूर मत कीजिए। और ऐसा उदाहरण बहुत से देशों में है, जब सिस्टम ने अपने अति कर दिया तो सिस्टम का प्रत्यक्ष रूप से ना सामना किया। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, नक्सली जो नक्सली कॉन्सेप्ट है उसे समझ सकते हैं कि नक्सलियों का बढ़ावा क्यों मिला था, कभी सरकार उसको बेहतर तरीके से उन क्षेत्रों में विकास नहीं किया, उनके मांगों को नहीं, तो सत्ता परिवर्तन करके हथियार उठा लिया। तो ये सब चीज़ें जानते स्वयं से पनपा जाता है। अब ओसामा बिन लादेन को आप समझ सकते हैं इसी के संदर्भ में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे तुलना नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि ऐसी सरकार, ऐसे छात्र हो जाएंगे। पर सरकार को भी चाहिए कि कब तक आप लोकतंत्र के नाम पर लोगों को
चरस पिलाइएगा कि नहीं। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देशों में कानून का शासन होता है। कानून का शासन होता है तो उन बड़े मछलियों को पकड़िए जो शार्क हैं। छोटे छोटे पोठी मछली जो होता है ना, छोटा मछली जिसको कीचड़ में होता है, उसको पकड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, नहीं तो सिस्टम आपके हाथों से बाहर चला जाएगा और एक विरोध, बेजोड़ विरोध उत्पन्न होगा जो आप कभी उसको संभाल नहीं पाएगा। आपके पास उतना शक्ति संसाधन है भी नहीं कि अगर मान लीजिए अभी 5 लाख स्टूडेंट पटना की सड़कों पर आ जाए ना, आपके पास पुलिस प्रशासन पटना के पास क्षमता ही नहीं है कि इस 5 लाख भीड़ को अचानक, जो किसी भी नेता के विरोध, किसी भी नेता के नेतृत्व में नहीं होंगे, या तो किसी, अब सोच के देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक ना था ना, जो बिना नेता का था वो सफल हो गया, और जो नेता के कंट्रोल में आंदोलन कराए थे वो सफल नहीं हुआ था, असफल आंदोलन था, क्योंकि नीतियों के तहत वो बंधे हुए थे। जब नीतियों के तहत बंधे हुए हैं तब तक आप सिस्टम में सही रूप से काम कर रहे हैं। जिस दिन नीतियों से बाहर ये स्टूडेंट आएगा, हर राज्य की बात मैं कर रहा हूँ, केवल बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, एमपी की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। एक बताइए, आर ओ का मैटर फंसा हुआ है, जहाँ पर शासन का जो दोहरा चरित्र आपको नजर आता है। सभी चीजों मामले में तुरंत त्वरित न्याय हो जाएगा, पर इन सब मामलों में, स्टूडेंट के मामले में त्वरित न्याय नहीं होगा। तो ये सब चीज जो चरस घोटा, लोकतंत्र का जो चरस है वो जो पिलाता है लोक सिस्टम में, वो चीजें क्या करनी है, हमको सुधारने की जरूरत है। इसमें हम लोग को कुछ शब्द, कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, ये सब यूज आपको एग्जाम में नहीं करना है, पर समझने के लिए मैं बातें कर रहा हूँ। कभी आपसे बात विचार कभी हो तो इसे समझिएगा। देखिए, फिर वैश्विक नेतृत्व के संदर्भ में भारत किस तरीके से ये कर सकता है, उसके संदर्भ में एक आर्टिकल आया, इस पर मैं 4 से 5 बार पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो इसे क्या करना, अंडरलाइन चीज़ों को देख लेना, वही बातें की गई हैं जो बातें पहले हुई थी। जैसे देखिए, भारत जो है ना, मोदी जी का जो भाषण है उसके बारे में बात की गई है, तो ये मैंने आप लोग को स्पष्ट कर चुका हूँ। भारत की भूमिका, अर्थव्यवस्था, गरीबी, जो चीज़ें, मुद्रास्फीति समेत जो अर्थव्यवस्था, सभी पर चर्चा हो चुका है। बस क्या करना है, एक बार अंडरलाइन जो किया हुआ उसको एक बार देख लेना है। बाकी चीज़ें पहले भी मैंने स्पष्ट किया हूँ, तो बार बार एक ही चीज़ को क्या, एक ही मुद्दे को स्पष्ट करूँ। जब नया आएगा तो हम स्वयं चर्चा करेंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है। देखिए, नेपाल के बारे में कल मैंने पढ़ाया था, उसमें आपको राजनीतिक अस्थिरता का शब्द यूज किया था। तो देखिए यहाँ पर बात है, भारत के लिए चिंता का विषय क्या है, नई सरकार जब आई है तो लगातार यहाँ पर क्या हुआ है कि राजनीतिक अस्थिरता रही, कभी भी बेहतर सरकार प्रशासन नहीं हो सका, जिसमें 2008 के बाद जो चीज़ें हैं, प्रजातांत्रिक सरकार आई थी राजतंत्र के बाद। तो इसे देखने के बाद देखिए क्या हुआ कि जो राजनीतिक बदलाव जो हुए वहाँ पर, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है बार बार जी, जो राजनीतिक बदलाव हुए उसी के संदर्भ में चीज़ें हुए। चीन माओवादी संदर्भ में लोग, क्योंकि प्रचंड थे, माओवादी थे वहाँ पर, हालांकि राजनीतिक सत्ता में वो आते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते क्योंकि राजनीतिक अनुभव नहीं था, लोकतांत्रिक अनुभव नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, चीन के साथ आंदोलन के दौरान जो चीज़ें थी उसके साथ वो मिलते हैं, उनके साथ जाते हैं। तो भारतीय हित संस्कृति क्या थी, जब भी नेपाल का कोई चीज़ें बनता था तो क्या करता था कि भारत का दौरा करेगा, और ये स्थितियाँ चेंज हुई थी, भारत का दौरा न करके को चीन का किया है, ये हक है। पर देखिए चीज़ें क्या है कि हम लोकतांत्रिक, विश्व लोकतांत्रिक स्वरूप को देखना चाहती है, न कि साम्यवादी स्वरूप को। तो इसलिए भारत के चीज़ों को समझने की जरूरत है, नेपाल को भी, कि हम किस रूप से चीज़ों को देख रहे कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। साथ ही प्रचंड जो वन बेल्ट इनिशिएटिव मैंने बताया था उस पर भारत विरोध दर्ज करता है, तो ये सब चीज़ें आपको स्पष्ट करना है। तो यही सब मुद्दे हैं जो मैंने कल आपको स्पष्ट किया था। तो ये सब चीज़ें आपको 2015 का आर्थिक नाकाबंदी, फिर काला पानी जो सीमा विवाद है, लेपुले दरा जो विवाद है, ये सब चीज़ें है ना, हम लोग पहले भी कल भी चर्चा किए। तो और अतिरिक्त नहीं, तो बस देख लीजिएगा कल का न्यूज़, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखिए, चीन के बारे में, आयात के बारे में कुछ आंकड़ा है, उसे आप लोग ऐड कर लीजिए, कहीं साइड में लिख लीजिएगा, ये कहीं यूज हो सकता है। चालू 2022-23 का आंकड़ा बता रहा है, अप्रैल अक्टूबर के दौरान भारत ने चीन से लगभग 60.27 अरब डॉलर का आयात किया, अर्थात वस्तुओं को मंगाया है भारत में। पर भारत इसी अवधि में चीन को सिर्फ 8.8 अरब डॉलर का आपको सामान भेजा है उसके पास, अर्थात निर्यात किया। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना हो गया, अर्थात जो बाजार घाटा कितना हो गया, आपको बताइएगा इसमें बाजार घाटा कितना हो गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो कहा जाता है, वो बजट जो घाटा कितने से हुआ, हमें हमें वो आप लोग क्वेश्चन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। एक सेकेंड, अब न्यूज़ एनालिसिस समाप्ति हो गया है। देखिए, एक भारतवंशी जो बताया जाता, जब जिम्मेदार
पद पर बैठे व्यक्ति कुछ अलग अनैतिक निर्णय ले लेते हैं, व्यवहारिक निर्णय ले लेते हैं, तो इसी तरह देश के लोग मजा लेते हैं। देखिएगा, जब ट्विटर के जब खरीदा गया था, पराग जी को हटाया गया था सीईओ के पद से ट्विटर का, हो सकता है इसका ट्विटर का अपना व्यक्तिगत हित रहा होगा, पर वैश्विक रूप से इतना बदलाव करके फिर पुनः सीईओ का पद जो एलन मस्क ने अपनाया था उसे त्याग देना, तो उसके बाद क्या था, देश के विश्व में है ना इसकी मजाकिया तौर पर लिया जा रहा है। उसी में देखिएगा, डाटा याद रखिएगा, शिवा अय्यरउद्दी जो मात्र 14 वर्ष में ईमेल का आविष्कार किया, जो हम लोग ईमेल यूज करते हैं ना, उसका आविष्कार कौन किया है? शिवा अय्यादुरैरी, उनके द्वारा किया गया। और ध्यान रखिएगा, शिवा अय्यादुरई क्या है कि एलन मस्क को ट्वीट करते हुए मैसाचुसेट्स में बोला कि मेरे पास बहुत सी डिग्रियां हैं, आप मुझे कृपया आवेदन की प्रक्रिया बताइए। तो मजा ले रहे हैं ये भी, और लोग भी मजे ले रहे हैं, जैसे मिस्टर विस्ट जो भारत में यूट्यूबर्स हैं वो भी मजा ले रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, पद के साथ जिम्मेवारी आती है, तो जिम्मेवारी को बेहतर तरीके से निभाइए, बचकाने तरीके से करिएगा, इसी तरह विश्व मजा लेगा। तो यहाँ पर चीज़ों को ध्यान रखने वाली बात है। अब पीएम जो प्रधानमंत्री नेपाल में बने हैं, उसमें देखिएगा एक पीएम 3 उप पीएम बने हैं। तो देखिएगा राजनीतिक हस्तांतरण किस रूप से हो रहा है, तो यहाँ पर चीज़ें दी गई है। तीसरे पीएम कल भी मैंने चर्चा किया था, तो आप लोग को याद रखना है, ये सब चीज़ें आपको कवर। प्रथम पीएम कौन है? बीएसएससी के एग्जाम में अभी जो हुआ है उसमें पूछा भी गया है, ध्यान रखिए, बीपीएससी के एग्जाम में, बीएसएससी ना, सॉरी बीपीएससी लिखा, बीएसएससी एग्जाम जो सचिवालय हुआ है उसमें इनसे प्रश्न पूछा गया, प्रथम पीएम कौन थे? तो प्रचंड जी थे। तो ये पुनः बने, तीसरी बार बने। तो ये सब प्रश्न देखिए ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आप लोग टेंशन लेते हैं। पूछ सकता है हाल ही में किस देश में 3 उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति की गई है, तो नेपाल होगा। तो आप देखिए इसी तरह प्रश्न आपको क्रिएट कर दिया जाएगा, आप फंस जाइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कल। अब न्यूज एनालिसिस समाप्त हुआ, और चलिए फिर हम लोग बात करते हैं कल नए न्यूज एनालिसिस के साथ। और जो ऐप बताया गया, ऐप डाउनलोड कीजिए, साथ में और भी चीज़ें आप लोगों को क्लासेज हो रही, क्लासेज ज्वाइन कीजिए, बहुत सी चीज़ें। आज रात को 9 PM में मैं करंट अफेयर्स जनवरी का रिकॉल करूँगा करंट अफेयर्स के संदर्भ में, तो आप लोग शामिल जरूर होइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।